हेलो, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो हम यहाँ पे एनवायरनमेंट के मॉड्यूल को देख रहे हैं। इसके लास्ट वीडियो जिसने भी नहीं देखे वो एक बारी लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। इससे पहले हमने पॉलिटी एंड इकोनॉमी कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं हम। और मैं आपको बता दूँ हम किस तरीके से इसको देख के चल रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो है हम लास्ट जो पीवाईक्यू है उनको ले रहे हैं एंड देन जो अपकमिंग एमसीक्यू हैं उनके हम थीम बेसिस भी यहाँ पे रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो हम चाहें तो इसे 1-2 डेज़ में फिनिश कर सकते हैं, बट नहीं, हमने पहले ही इस बात की कमिटमेंट करा है कि हमें इसे 1 आवर के शेड्यूल्स में ही फिनिश करना है। जिससे कि हमारा जो अदर पोर्शन्स है वो भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? तो हम कहाँ तक देख चुके थे, हम पहले उसकी बात करते हैं, फिर हम अपने सीधा टॉपिक पे आएँगे। इसमें अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक का करंट का कंपाइलेशंस है, राइट? यहाँ पे हमने बायोडायवर्सिटी को कंप्लीटली फिनिश कर लिया था। उसके बाद हमें क्लाइमेट चेंज मिलता है, इसको भी हमने कंप्लीटली देख लिया था। पॉल्यूशन में हम पढ़ रहे थे, तो पॉल्यूशन हम देख चुके थे, एयर पॉल्यूशंस, राइट? आज हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशंस एंड उसके कंजर्वेशंस के बारे में। सो देखते हैं, हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखिए, मैं पहले ही आपको कमिटमेंट कर चुका हूँ कि आपको फुल्ली नहीं देखना है, आपको फुल्ली आई मीन्स फुल्ली का मतलब है कि आपको वन बाय वन लाइन नहीं पढ़ना है, आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके लिए देख लेनी है, राइट? पूरा लेके बैठोगे, आप सोचोगे सारा कुछ पीटी 365 से आता है, तो ऐसा नहीं होता है। लास्ट पीवाईक्यू आप देखेंगे तो 20 से 25 आपको जो क्वेश्चन्स हैं वो आपको अदर सोर्स से भी मिल जाते हैं। बट हाँ, ये श्योर है कि आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो पीटी 365 के थीम पे होंगे, ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा जाएगा, है ना? अच्छा, बाद बाकी सारा पोर्शन हमारा स्टैटिक से होता है। सो हम इसी तरीके से देख के चल रहे हैं। तो हम बात करेंगे, इससे पहले हमने ये कंप्लीटली फिनिश कर लिया था। हमने सल्फर डाइऑक्साइड देखा था। अब हम बात करते हैं हमारे पास है सॉरी, इससे इसको हम बाद में टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम बात कर लेते हैं। राइट। सो हमारे पास है वाटर पॉल्यूशंस एंड कंजर्वेशंस। तो उसके बारे में बात करते हैं। सो यहाँ में हमें टॉपिक मिलता है, उसके सब टॉपिक मिलता है वाटर कंजर्वेशन, यानी वाटर को हम कंजर्व कैसे करें। तो स्टेटस क्या है वाटर का यूज़ करते हैं हम इंडिया में, तो वो थोड़ा-सा हम देखते हैं। जैसे ग्राउंड वाटर यूज़ इन इंडिया। अब देखिए, यहाँ पे आपको हल्का एक रफली आइडिया लेना है, सारा ये नहीं है कि आपको रट्टा मार के बैठ गए और याद करना है। भाई, कई बारी मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने लिया और उसको अच्छे से याद कर लिया। ऐसा नहीं करना है, ओवरव्यू करना होता है, समझना होता है, राइट? अभी हम क्वेश्चन भी टैकल करेंगे तब हमें लगेगा कि यार नहीं यार, यहाँ पे सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए था, ओनली पता होना चाहिए था, क्वेश्चन शो रहा था हमारा। सो ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करें, जो कि ज़मीन से पानी आता है, जैसे टैप नल के द्वारा या फिर समर के द्वारा जो हम पानी लेते हैं, उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो अभी एक्चुअली में उसके थोड़े से हम डेटा देखेंगे। अगर हम बात करें एज़ पर द डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2024, इसको रिलीज़ करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और असेसमेंट बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड्स एंड स्टेट एंड यूटी के द्वारा, राइट? अच्छा, रिचार्ज की बात करें, मतलब रिचार्ज यू कैन सी दैट पुनर्भरण कैसे होता है किसी भी चीज़ का रिचार्ज, आप समझ रहे हैं ना? कोई भी चीज़ रिपीटेशन मोड्स में। सो जो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है हैज़ बीन डिक्रीज़, ये एक्चुअली में क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है मार्जिनली इन 2024, तो ये थोड़ा-सा हमें समझना है। अब यहाँ पे हमारे लिए एक पॉइंट बन जाता है, हमें ये वाला पॉइंट निकालना है कि रिचार्ज की अगर बात करें ग्राउंड वाटर की, तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, राइट? और उसके बाद हमारे पास 3.05% जो असेसमेंट यूनिट्स हैं ये कैसे हैं, क्रिटिकल से हैं। और 11.1% असेसमेंट यूनिट्स हैं, वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है। मतलब ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब है हम पानी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। कई बारी आपने ऐड देखे होंगे, उन ऐडों में ये चलाया गया था कि जो टंकी से पानी आता है सॉरी, जो टंकी से पानी आता है, तो वो टंकी जब हम बंद कर देते हैं, तो उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप भी पानी आता रहता है। तो हम कोशिश करें कि वो ड्रॉप भी नीचे नहीं करनी चाहिए, है ना? तो वो भी हम उसे यूज़ करें, समझ रहे हैं ना? तो ये सब ओवर एक्सप्लॉइटेड के उसमें आते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, कई बारी आपने गाँव में देखा होगा या फिर मैं शहर की भी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे समर लगवा ली उन्होंने, तो जैसे गाड़ी भी धुल रही है उससे, ठीक है? चलो, गाड़ी धुलने के लिए हमें 1-2 बाल्टी चाहिए ओनली, यू कैन से दैट ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 लीटर पानी चाहिए, बट हम उसको यूज़ कर रहे हैं 50-60 लीटर पानी, तो ये सब ओवर एक्सप्लॉइटेड है वाटर, राइट? अच्छा, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट जो है ज़्यादातर कहाँ पे हैं? जैसे नॉर्थ वेस्ट की बात करें, तो उसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, राइट? वेस्ट की बात करें तो राजस्थान, गुजरात आता है, साउथ में कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश आता है, राइट? तो ये हमें थोड़ा-सा देखना है यहाँ पे कि ओवर एक्सप्लॉइटेड जो है वो कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद हम वाटर एक्सेसिबिलिटी एंड उसके यूज़ की बात करें, तो ये थोड़ा-सा आपको बड़ा दिख रहा है कि नहीं? ऐसे दिखता है। सो 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, बट ओनली 4% ऑफ इट्स वाटर रिसोर्स। तो कुल मिला के ये है कि 18% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, केवल उसमें से 4% ही वाटर रिसोर्स है हमारे पास। आगे बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिलेगा? आइस कैप, ग्राउंड वाटर। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा-सा आप समझना, यहीं से क्वेश्चन्स बना है। अभी हम टैकल करेंगे। आइस कैप में सबसे ज़्यादा आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा ग्राउंड वाटर में, उसके बाद आपको मिलेगा फ्रेश वाटर लेक्स में, उसके बाद आपको रिवर्स। तो ये थोड़ा-सा आपको सीक्वेंस याद रखना है। अब यहीं से हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे, राइट? तो ये देखिए, आपको ये चीज़ें आपको देखनी होती है कि वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिल रहा है हमें। उसके बाद 30 अर्बन की बात करेंगे, अगर हम जो ग्रामीण सॉरी, जो शहरी क्षेत्र है उसकी, तो 31% जो हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पे जो पाइप्ड वाटर है उसकी जो एक्सेस है वो कमी है, राइट? और 67 जो है ये कनेक्टेड नहीं है पाइप्ड सीवेज डिस्चार्ज सिस्टम से। अच्छा, इरिगेशन, सिंचाई की बात करें, तो लार्जेस्ट यूज़र ऑफ इंडिया वाटर रिजर्व्स विद यूसेज ऑफ 78% ऑफ टोटल रिजर्व्स का, राइट?
अच्छा, क्या ट्रेडिशनल वाटर स्टोर सिस्टम भी है इंडिया में? हाँ, तो वो हैं, थोड़े-से देख लेते हैं। जैसे जल मंदिर, ये गुजरात में, और उसके बाद खत्री कोहल हिमाचल प्रदेश में, जोवू नागालैंड्स में। ये थोड़ी-सी आपको लोकेशन वाइज़ याद रखना है, जिससे कि एक बारी हो सकता है कि आपसे ये मैचिंग में पूछ ले, राइट? तो ये थोड़ा-सा हमें देख के चलना है। उसके बाद हमारे पास इरी एंड ओरेनिस, ये तमिलनाडु में, डोंग्स असम में, खटास एंड वदास ये मिलेगा उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश में, पार एंड जोहार ये राजस्थान में, पट ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। तो ये हमें थोड़ी-सी इनकी पर्टिकुलर जो ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम्स हैं, वो देख लेने हैं। मतलब पानी को किस तरीके से हम स्टोर करते हैं, तो ये सब अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग नाम से हैं। आगे बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी कुछ इनिशिएटिव हैं, तो उनको थोड़ा-सा हम देख लेंगे यहाँ पे। ये 2021 का क्वेश्चन है, अभी हम इसे टैकल करेंगे। सो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे जल जीवन मिशन है, ठीक है? इसी तरीके से कंपोनेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना है। ये हर खेत को पानी के तरीके से यूज़ करा जाता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब एक ड्रॉप में और ज़्यादा क्रॉप होनी चाहिए, राइट? उसी तरीके से अटल भूजल योजना है, ये थोड़ी-सी आपको देख लेनी है कौन-कौन सी इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वाटर स्टोरेज की बात करती है। इसी तरीके से है कैच द रेन जल शक्ति अभियान है, नेशनल फ्रेमवर्क ऑन सेफ रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर इन 2022। इसी तरीके से पावर ट्रैफिक पॉलिसी 2016 है, नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 है, राइट? तो ये थोड़ा-थोड़ा आपको देखना है, जैसे हर खेत को पानी, ये एक्चुअली में माइक्रो इरिगेशन की बात करता है। कैसे मैं बताऊँ, जैसे आपने देखा होगा माइक्रो इरिगेशन का मतलब है, जैसे ज़्यादातर जो है रूरल एरिया में क्या होता है, पानी समर से निकाला उन्होंने और डायरेक्ट खेत में छोड़ दिया। बट जिसकी हम बात कर रहे हैं माइक्रो इरिगेशन की, तो मान के चलो ये आपकी खेती है और यहाँ पे हमने पाइप लगा दिया, उसमें हल्के-हल्के हमने छेद कर दिए। तो वो पानी हमने इस पाइप में डाला, तो ये पानी इसको इरिगेट कर रहा है, राइट? तो ये से बोलेंगे हम माइक्रो इरिगेशंस। तो इस टेक्निक को हम यूज़ करेंगे, तो जिससे हर यू कैन से दैट जो क्रॉप कर रहे हैं हम, उसको पानी मिलेगा, राइट? इसी तरीके से ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको देख लेनी है। आगे चलते हैं फिर। फिर हमारे पास ये सेंट्रल की इनिशिएटिव हो गई, ये स्टेट की इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें थोड़ी-सी देख लेनी है, कौन सी सेंटर की, कौन सी स्टेट्स की है। ये सारा आप बैठे हो ना, तो ये याद नहीं होगा, बट ओवरव्यू कर लेना थोड़ा-सा। जैसे ये एक प्रोग्राम है जो मेंटेन करता है ब्लेज वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को, सीधी-सी बात है, जल जीवन मिशंस, है ना? तो उसी तरीके से स्टेट्स की बात करेंगे, तो जैसे अगर हम बात करें नीरू चिट्टू, ये आंध्र प्रदेश का है, ये स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। इसी तरीके से जल जीवन हरियाली, ये बिहार की है। जल ही जीवन है, ये हरियाणा का है, और मिशन काकतीय ये तेलंगाना का है। तो ये स्टेट की जो वाटर को कंज़र्व करने के लिए इनिशिएटिव है, वो हमें थोड़ी-सी यहाँ पे देख लेनी है, जो हमारा माइंडसेट बन जाए कि हाँ भाई, इस तरीके से स्टेट्स में और इस तरीके से सेंटर में होती है। क्लियर कट है? अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन्स आपको टैकल करके दिखाऊँगा, तो आप देखोगे कि यार क्वेश्चन्स कितना ही जेन्युइन क्वेश्चन्स है। सो ये 2021 का क्वेश्चन है, अभी हम इसे देखते हैं, राइट? सो देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ, जो प्लैनेट अर्थ पे जो वाटर है उसके रेफरेंस में हमें देखना है। सो हम यहाँ पे बात करते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ा-सा बड़ा दिख रहा है ना आपको? वेट, वेट, ओके। सो द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड लेक्स इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। भाई अभी हमने सीक्वेंस पढ़ा था, तो ग्राउंड वाटर में पानी ज़्यादा है ना? उसके बाद जो है आइसलैंड्स और जिस तरीके से हमने पढ़ा था आइस कैप्स एंड ग्राउंड वाटर, आफ्टर दैट हमारा कहीं रिवर था, है ना? तो ये तो उल्टा दे दिया इसने। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ये क्लियर कट है। अब आप देख रहे हो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लाइन बाय लाइन पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। बट आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसपे आपको मेन फोकस करना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे ये वाली चीज़ें टैकल करी थी कि आइस कैप्स में फर्स्ट पानी है, उसके बाद ग्राउंड वाटर में, फिर फ्रेश वाटर लेक्स एंड देन रिवर्स। तो पहला वाला स्टेटमेंट्स तो हमारा गलत हो रहा है, और दूसरा वाला स्टेटमेंट्स हमारा क्या कह रहा है कि जो पोलर आइस कैप में वाटर ज़्यादा है एंड ग्लेशियर में मोर देन किससे ग्राउंड वाटर में, तो ये तो सही है ना? बट हमारा पहला वाला गलत है। अब देख रहे हैं आप कितना ईज़ी से क्वेश्चंस लगा। क्वेश्चंस को सारा कुछ नहीं पढ़ना होता, यही बात मैं आपसे बारी-बारी कह रहा हूँ। जो भी बिगिनर है, अगर वो वास्तविक में देखिए यहाँ पे क्या है ना, मैंने एक चीज़ देखी है, मैं वीडियो रोज़ अपलोड कर रहा हूँ, मेरे को व्यू और सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे, पर मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को मतलब है कि मैं आपको एक फ़िल्टर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। सो प्लीज़ आप जब भी वीडियो देखें तो सपोर्ट ज़रूर करें। जो भी आपके कलीग्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, एक बारी उनको ज़रूर बोलें। तो थोड़ा-सा और मोटिवेशन मिल जाएगा मेरे को, बस कुल मिला के ये है। सो यहाँ पे हम देखते हैं, ये फर्स्ट वाला हमारा श्योर शॉट है कि गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2। क्लियर है? चलिए, आगे बात करते हैं। फिर हमारे पास जल ही अमृत। अब भाई पानी को हम अमृत के समान मान रहे हैं, तो ये है क्या? ये एक्चुअली में इनिशिएटिव है जो लॉन्च करी गई है अंडर अमृत 2.0 वर्जन के थ्रू। अटल मिशन फॉर रिजर्वेशंस एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस 2.0 वर्जन। रिफॉर्म ड्यूरिंग द 100 डेज एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये रिफॉर्म करना चाहते हैं अंडर 100 डेज, जो कि गवर्नमेंट का एजेंडा है। अच्छा, क्या अमृत 2.0 हुआ तो उससे पहले 1 भी होगा? यस, क्यों नहीं होगा? सो हम थोड़ा-सा इसके बारे में देख लेते हैं, बैकग्राउंड के बारे में। तो अमृत 1.0 सक्सेस हुआ, उसके बाद हमने जो है सेकंड फेज़ टारगेट करा, जिसका हमने वाटर सिक्योर सिटीज़ करके एक यूज़ यू कैन से दैट एम बनाया, राइट? सो ये भी अमृत 1.2 का है। आगे बात करेंगे जल ही जीवन जल ही अमृत इनिशिएटिव की, तो ये इंसेंटिवाइज़ करेगी स्टेट्स को, यूटी को, यानी कि यूनियन टेरिटरी को, फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट, किसके लिए? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए, और
ये जो है यूज्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की भी बात करेगी, ठीक है? अच्छा टू प्रोड्यूस ए कंटीन्यूअस सप्लाई इसके लिए हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर के लिए और ये प्रमोट करेगी सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर को कौन? जल ही अमृत इनिशिएटिव, क्लियर कट है? आगे बात करते हैं इसका पर्पज़ क्या है? ये प्रोत्साहित करेगी इंटरसिटी कंपटीशन को, बिल्ड करेगी ट्रीटमेंट फैसिलिटी कैपेसिटी को एंड इंसेंटिवाइज़ करेगी इसको हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज थ्रू द सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट्स। अच्छा उसके बाद हम बात करें इसी तरीके से, तो यहाँ पे हम देखते हैं अमृत 1 ओ वर्ज़न क्या कहता है और अमृत 2 वर्ज़न क्या कहता है। तो देखिए मेन-मेन चीज़ हमें देखनी होती है, सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी होती, मैं बार-बार रिपीटेड मोड में बोल रहा हूँ आपको। अगर हम बात करें यूज्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, थोड़ा-सा ये भी देख लेते हैं, तो ये अवॉर्डेड होगा किससे? क्लीन अस थ्रू द स्टार रेटिंग सिस्टम्स के थ्रू, राइट? और इसमें जो है प्रोवाइड किया जाएगा अर्बन लोकल बॉडी और पैरास्टल्स एजेंसी को इस बेस पे कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोसेस के बेस पे, राइट? अच्छा अब हम थोड़ा-सा इनमें अंतर समझ लेते हैं। तो जैसे अमृत 1.0 है और 2.0 है, क्या अंतर है इनमें? इसको लॉन्च करा गया 2015 में 1 को और इसको 2021 में। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 15 से 20 तक। अब देखिए थोड़ा-सा यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब 15 से 20 फिनिश हो गया। अब भाई कोई और तो मिशन लेके आएँगे हम, यस? तो ये 21 से लेके 26 तक है, ये भी 5 साल के लिए है। और जो अमृत 1.0 था वो केवल 500 सिटी और टाउन को कवर कर रहा था। ये क्या है? ये जितनी भी स्टैट्यूटरी टाउन है इन द कंट्री उन सबको कवर करेगा। अच्छा इसका फोकस एरिया क्या है? 1 का, तो ये वाटर सप्लाई करेगा, सीवेज एंड सेप्टिक मैनेजमेंट की बात करेगा, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की बात करेगा, ग्रीन स्पेस एंड पार्क्स की बात करेगा, नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करेगा। कौन? 1 अमृत 1.0 वर्जन्स। 2 क्या है? ये यूनिवर्सल कवरेज है, तो क्लियर है? अब ये तो हमें इतना समझ में आना है कि 2 है, तो कुछ ब्रॉड ही होगा ना भई। तो कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई थ्रू द फंक्शनल टैप टू ऑल हाउसहोल्ड इन ऑल द स्टैट्यूटरी टाउन इन द कंट्री और ये कवर करेगा, वो तो 500 कर ही रहा था वो, 1 उसके जितने भी 500 होंगे, उनको भी ये कवर करने की कोशिश करेगा। अच्छा आगे बात करते हैं हम वाटर रिसाइकल और यूज़ मतलब कुल मिला के हम पानी का रीयूज़ कर रहे हैं, है ना? तो उसकी बात करते हैं तो वाटर रीयूज़ तो कॉमन सी बात है यानी कि पानी को हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान के चलो मैंने अगर अ, 50 लीटर पानी लिया और मेरे को बाथिंग करनी है, मैंने नहा लिया, नहाने के बाद जो पानी बचा, फिर मैंने उसको यूज़ करा अपनी गाड़ी को धुलने में, तो ये मैं वाटर रीयूज़ ही तो कर रहा हूँ ना, है ना? रिसाइकिल ही तो कर रहा हूँ ना वाटर को, तो वही सारी चीज़ें हमें थोड़ी-सी समझनी है यहाँ पे। तो इसी तरीके से सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम द पोटेंशियल रीयूज़ जैसे म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्री प्रोसेस एंड कूलिंग वाटर है, स्ट्रीम्स वाटर है, एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड रिटर्न्स फ्लोज़ है, तो क्लियर कट हो गया होगा आपको आपके क्या है, क्या नहीं है। अच्छा वाटर रीयूज़ टेक्नोलॉजी तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे माइंडसेट बना लेना है कि जैसे मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर को हम यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को, फिर उसके बाद हम रिवर्स ओमिसिस को और उसके बाद हम डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे यहाँ पे एंड फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइसिस रिवर्सल यानी कि ईडीआर को एंड देन थर्मल इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन करेंगे उसका। क्लियर है? चलिए, तो देखिए जो भी चीज़ें इंपोर्टेंट होती है ना, यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये 1 एंड 2 में थोड़ा-सा डिफरेंस करके पूछेगा। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन देखिए जहाँ आएगा वहाँ हम ज़रूर टैकल करेंगे। सो सॉरी जल संचय जन भागीदारी मतलब जल का संचय हो और जन की भागीदारी हो, राइट? सो ये इनिशिएटिव है इसको लॉन्च करा गया सूरत, गुजरात में। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि ये इनिशिएटिव क्या कहती है। तो ये इनिशिएटिव जो है वाटर को कंज़र्व करेगी और स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस के साथ, ठीक है? जिसमें कम्युनिटी पार्टनरशिप और ओनरशिप भी होगी। अच्छा इसका मेन एम जो होगा ये कंस्ट्रक्ट करेगी अराउंड 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, क्लियर कट है? थ्रू द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म वाटर सस्टेनेबिलिटी अक्रॉस स्टेट्स, क्लियर है यहाँ पे? तो कुल मिला के इसका मेन काम होगा कि ये 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को तैयार करेगी। अच्छा उसके बाद करेंगे इसका जो बेस है, ये सक्सेस ऑफ द जल संचय इनिशिएटिव ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट दैट डील्ड विद द मोबिलाइज ऑफ द सिटीजन, लोकल बॉडीज, इंडस्ट्री एंड स्टेक होल्डर्स। इसको मिनिस्ट्री कौन-सी देखेगी? जल संचयन, जल भागीदारी को, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ज़्यादातर इसी यही देख रही है इसको। तो अब यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन जाता है, तो ये हमारे लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, लोकेशन, ठीक है? बाद बाकी तो आप समझ रहे हैं ना, उसके नाम में ही छुपा हुआ है कि एक्चुअली में है क्या। उसके बाद हम उसके कुछ विशिष्ट फीचर की बात करेंगे जल संचय, जन भागीदारी की। तो ये इंडिया के ट्रेडिशनल कॉन्शियसनेस की बात करेगी, ट्रीटेड वाटर एज़ फॉर्म ऑफ गॉड, यानी वाटर को हम एक भगवान के रूप की तरह यूज़ करेंगे, रिवर एज़ अ गॉडेस और जो यू कैन सी दैट रिवर है, वो गॉडेस है, राइट? और ये अडॉप्ट अ होल ऑफ सोसाइटी एंड होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। तो देख रहे हैं किस तरीके से हम पानी को भी भगवान के रूप में बचाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? ट्रीटेड वाटर कंजर्वेशन नॉट जस्ट ए पॉलिसी मैटर बट आल्सो अ सोशल कमिटमेंट है ये, राइट? अच्छा उसके बाद इसका जो अलाइन होगा विद द किसके जल शक्ति अभियान कैच द रेन के साथ, राइट? और कोलैबोरेटिव वाटर मैनेजमेंट, क्लियर कट है? तो यहाँ पे आपको हल्का-हल्का एक रफली आइडिया लेना था कि एक्चुअली में ये स्कीम जो है वो क्या है और कहाँ पर स्टार्ट हो रही है और किस रूप में। अब इतना सारा तो आपसे पूछने नहीं बैठेगा भई ये कि ये जो है किसके रूप में मानेंगे, ये बहुत नॉर्मल बातें हैं, ठीक है? इतनी नॉर्मल बातें नहीं पूछता यूपीएससी, मैं बता दूँ आपको। हाँ, जेन्युइन बातें वो कहते हैं ना थोड़ी-सी एक जेन्युइन भी लगे और लगे कि यार हाँ, इसमें थोड़ा-सा लॉजिक छुपा हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। आगे बात करते हैं फिर हम अदर रिलेटेड न्यूज़ में, तो हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस वाटर
कन्वेंशन। तो इसकी बात करें तो एक्चुअली में भी हुआ क्या है कि आइवरी कोस्ट ने इसको जॉइन कर लिया, इसलिए न्यूज़ में आ गया, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करें यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन की, तो उसकी उत्पत्ति एक्चुअली में हेलेंसकी, फिनलैंड 1992 में और ये फ़ोर्स में आया 1996 में, राइट? ये लीगली बाइंडिंग की बात करेंगे तो जो भी जो पार्टी होती हैं, वो ट्रांस बाउंड्री वाटर रीजनेबल को यूज़ करती हैं, इक्विटेबली एंड इंश्योर देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए जो क्वेश्चन्स बनेगा, सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन में इंडिया पार्ट है? भाई ध्यान रखना है आपको, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। यही यहीं से आप क्वेश्चन को आराम से टैकल कर लोगे। नहीं तो आप लास्ट वाले पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार हाँ, ये देखना इंडिया किसका पार्ट है और नहीं है, राइट? अच्छा, यूएन वाटर कोर्सेस कन्वेंशन की बात करेंगे तो ये यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स, इसको एडॉप्टेड करा गया 1997 में। अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी की बात करेंगे, ये अलाइन होती है इसके साथ 1960 में, राइट? तो ये थोड़ा-सा हमें देख लेना है। आगे है हमारे पास ई फ्लो मॉनिटरिंग, ये क्या है? तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा स्पीड दे रहा हूँ, जहाँ क्वेश्चन लग रहा है कि बनेगा तो वहाँ हम ज़रूर रुक रहे हैं, जहाँ लग रहा है नहीं रुक बनेगा क्वेश्चन वहाँ हम नहीं रुक रहे। सो यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है ई फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम्स। हम किसी भी चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपने घर में कैमरे लगाए, ठीक है? और कैमरे लगाने के बाद आप शाम को आते हैं, आप देखते हैं कि पूरे दिन में क्या हुआ उस कैमरे में हलचल हुई, उसे हम मॉनिटर कहते हैं। यानी कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम उसकी, क्लियर है? सो ई फ्लो जो है वो यू कैन से दैट फ्लो रिक्वायर्ड टू मीट द इकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फ्लोरा एंड फ्यूना इन अ वाटर बॉडी, क्लियर है? अच्छा, इसको डेवलप कराया जाएगा नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा के द्वारा, जो कि नमामि गंगा के रूप में है। नमामि गंगा प्रोग्राम की बात करेंगे तो ये गंगा को क्लीन करने की बात करता है और उसकी जो भी ट्राइब्यूटरीज हैं उनको, राइट? अच्छा, और ये क्या अलाउ करेगा? रियल टाइम एनालिसिस ऑफ द वाटर क्वालिटी ऑफ द गंगा, यानी कि गंगा का जो रियल टाइम एनालिसिस है वाटर क्वालिटी का, उसको ये अलाउ करेगा। उसमें यमुना भी होंगी और उसकी ट्राइब्यूटरी भी होंगी, क्या? ई फ्लो मॉनिटरिंग, राइट? अच्छा, उसके बाद करेंगे और ये अलाउ करेगा क्या? नमामि गंगा प्रोग्राम को मॉनिटरिंग करेगा, उसकी जो भी एक्टिविटी है एट ए सेंट्रल लेवल्स। तो क्लियर कट है? ये थोड़ा-सा हमें देख लेना था। आगे बात करते हैं, फिर हमें मिलता है नेशनल वाटरवे अवार्ड्स। अब ये सीधी-सी बात है, कोई अवार्ड होगा तो उसके बारे में थोड़ा-सा देखना है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्होंने प्रेज़ेंट करा 5th क्या? नेशनल वाटर अवार्ड्स, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अच्छा, आगे बात करें, इसकी नोडल मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। इसका मेन एम क्या है नेशनल वाटर अवार्ड्स का? तो इसका मेन एम है कि जो भी अवेयरनेस है पीपल और जो यू कैन से दैट वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है। तो वाटर के इम्पोर्टेंस को लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम है किसका? नेशनल वाटर अवार्ड्स का। अच्छा, प्रेजेंटेड इन 9 कैटेगरीज़ में, जैसे वेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, इनमें मिलता है ये। बेस्ट विलेज पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट स्कूल एंड कॉलेज, बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, राइट? एंड बेस्ट सिविल सोसाइटी। तो आप समझ रहे हैं कि ये 9 कैटेगरीज़ में दिया जाता है नेशनल वाटर अवार्ड्स। उड़ीसा जो है वो बेस्ट स्टेट है एंड सूरत, गुजरात बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी है। ये हमें थोड़ा-सा देख लेना है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है कि नेशनल वाटर अवार्ड्स में जो है वो कौन बेस्ट है और कौन बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी है। आगे है फिर हमारे पास ग्लोबल कमीशंस ऑन द इकोसिस्टम ऑफ वाटर। अब देखिए, यहाँ भी सेंस लगा पा रहे होंगे कि एक्चुअली में ये कमीशंस है किस पे? वाटर पे। अब सारा कुछ हम वाटर पढ़े तो वाटर ही तो पढ़ेंगे ना डियर। सो ये ग्लोबल कमीशंस ऑन द इकोनॉमिक ऑफ वाटर इसने रिलीज करा है, द इकोनॉमिक ऑफ वाटर वैल्यूइंग द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एज अ ग्लोबल कमीशंस गुड्स रिपोर्ट्स। अब देखिए, बहुत सारे होंगे तो यहीं पे बहस करने लग जाएंगे, भाई इसको यूज किया है, किसने किया है, ये क्वेश्चन बनेगा। नहीं यार, ये क्वेश्चन बनेगा भी तब भी आप गलत करके आएंगे, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जितनी भी बॉडी या मिनिस्ट्री होंगी वो मोस्ट ऑफ ऑल 90 केसेस में गलत होती है। यहाँ कोई बहस का विषय नहीं है, कोई याद करने का विषय नहीं है, ठीक है? उसको हम छोड़ के भी चलेंगे। बट हाँ, ये देखना है एक्चुअली में ये जो इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर जो है, वो एक्चुअली में कमीशन है क्या? बस वो देख लेना है। सो हम बात करते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन है, जिसको लॉन्च करा गया मई 2022 में और 2 ईयर के लिए मैंडेट करा गया, राइट? ये देखना है हमें। अच्छा, उसके बाद ये कंप्राइज्ड है इंडिपेंडेंट एंड डाइवर्स पॉलिसी मेकर रिसर्च की बात करता है, फोकस करता है सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। सो हमें ये देखना है कि जो ग्लोबल कमीशन ऑन इकोनॉमिक ऑफ वाटर्स है, वो सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे मेनली फोकस करता है, राइट? तो यहाँ से देखना है हमें। अब इसमें जो कन्वीन एंटिटी है तो गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड्स है, विद फैसिलिटेशंस बाय द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इकोनॉमिक ऑपरेशंस डेवलपमेंट, यानी कि ओईसीडी के द्वारा इसको फैसिलिटेट करा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड्स, राइट? सो मेन चीजें देखनी है, सारा रट्टा नहीं मारना, यही तो हमारा डिस्कशन का विषय है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। सो सॉरी, यहाँ हमारे पास है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट का मतलब है जो चीज़ खराब हो गई है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, राइट? सो उसके बारे में देखेंगे कितने टॉपिक हैं और हमारा एमसीक्यू राइट, यस, ये हमारा क्वेश्चन बना है 2013 में यूपीएससी में ई वेस्ट का। तो ईपीआर के रिगार्डिंग भी एक बना था, उसको भी हम टैकल कर लेंगे, देख लेंगे आगे चल के। तो देखते हैं हम क्या है। सॉरी, माफी चाहूंगा। सो ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स फंड्स, तो उसकी बात करेंगे। तो एक्चुअली में ये न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में क्यों आया और क्या कारण है और ये होता क्या है? तो पहले हम थोड़ा-सा इसी के बारे में देख लेते हैं। देखते हैं क्या है, अबाउट ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स, यानी कि यू कैन से दैट ये एक फंड है।
ठीक है? तो इसकी बात करें, इसका मेन काम क्या होता है? ये फंड जो है वो किसको मिलेगा? ये मिलेगा जो भी सपोर्ट करेगा किनको, लो और मिडल इनकम कंट्रीज़ को। अब पहले आप इस फंड को मतलब थोड़ा समझ लीजिएगा, जिसमें आपके स्मॉल जो आइलैंड्स हैं, जो डेवलपिंग स्टेट्स के हैं, वो शामिल होंगे और ये एड्रेस करेगा केमिकल्स इंक्लूडिंग प्रोडक्ट एंड वेस्ट इन लाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को लेके, क्लियर है? और ये टारगेट करेगा मीडियम स्केल प्रोजेक्ट को और स्ट्रेंथ करेगा नेशनल एंड रीजनल एबिलिटीज़ को। अब आपकी समझ में आ गया होगा एक्चुअली में ये फंड है क्या और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लियर कट है? चलिए। अच्छा, आगे बात करेंगे तो एक्चुअली में न्यूज़ में क्यों आ गया? तो अभी हुआ क्या है कि इसने लॉन्च करा है इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट, जिसे हम टारगेटिंग सेफ एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्टेज बोलेंगे। अब भाई इतना तो मैं याद करने नहीं बैठा। बस मेरे को ये पता पता चला कि ये जो ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स है, ये एक्चुअली में एक फंड है जो लो या मिडल इनकम कंट्रीज़ होते हैं, उनको ये सपोर्ट करता है और उनके जो केमिकल्स हैं या प्रोडक्ट हैं या वेस्ट है, उनको ये यू कंसीडर एड्रेस करने का काम करता है। इतना इस तरीके से हमें समझ के चलना है, राइट? अच्छा, आगे बात करते हैं। तो अब ये क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो ये तो हमें देखना है। ये हमें याद भी नहीं रहेगा क्योंकि सॉरी, इस तरीके से ये पूछ रहा है। सो आगे बात करेंगे, अभी हुआ क्या है कि यहाँ पे देखते हैं या सो यहाँ पे हमारे पास इसको सेटअप ड्यूरिंग द 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट। तो कुल मिला के ये है 2023 में वून जर्मनी में इसको सेटअप करा गया, राइट? अच्छा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्स की बात करेंगे तो ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म है। अभी हम यही बात कर रहे थे। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी एंड फंड दैट सपोर्टेड बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट एक्शंस। ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया क्या है, क्या नहीं है, राइट? सो अब इसके हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बात करेंगे, तो इसमें एक्चुअली में यू कैन सी दैट या सो ऑप्शनल डिसीजन एंड ओवरसीज जो होते हैं उसकी फंक्शनिंग को देखा जाता है। सो कंपोजिशन की बात करेंगे, इसमें 2 नेशनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑफ ईच यूनाइटेड नेशंस रीजन्स की, राइट? एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल डोनर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, राइट? फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करेंगे तो ये एक्चुअली में अभी इसमें वॉलंटरी फंडिंग जो हुई है 3 लाख से 8 लाख यूएसडी, राइट? फॉर अप टू 3 ईयर के लिए, और ये मिनिमाइज़ करेगा क्या? हार्म्स फ्रॉम द केमिकल्स एंड वेस्टेज को लेके, राइट? आगे बात करें हम जीएफसी की, तो ये मल्टी सेक्टरल एग्रीमेंट है दैट आउटलाइन सीट ऑफ 28 टारगेट, जो कि एड्रेस करेगा केमिकल एंड वेस्टेज को। सारी वही वाली बातें हैं। एंड मैनेजमेंट, और इसमें इंक्लूडिंग होगा क्या? प्रिवेंशन किसका? इलीगल ट्रेड जो होता है, राइट? उनको प्रिवेंट करने का काम। एंड हाइली हजार्डस पेस्टिसाइड्स है, उनको एलिमिनेट करने का काम इन एग्रीकल्चर फील्ड में, कब तक? 2035 तक, राइट? तो ये थोड़ा-थोड़ा हमें ऐसे देख के चलना होता है। यही बात मैं आपको बता रहा था कि सारा कुछ रट्टा नहीं मारना होता डियर, राइट? सो आगे बात करेंगे कि ग्लोबल इनिशिएटिव भी है इसके मैनेजमेंट के लिए, केमिकल एंड वेस्टेज के लिए। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, ये वाले 2 चीज़ें हैं। इसका क्वेश्चन लास्ट बना भी है कि वेसल कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये एक्चुअली में जो केमिकल्स एंड वेस्टेज का मैनेजमेंट है, उसके लिए एक ये इनिशिएटिव है, राइट? अच्छा, इसी तरीके से एक और है स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल मैनेजमेंट, जिसे हम सैकम कहते हैं। क्लियर कट है? तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा हमें देखना होता है। जैसे हम स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करेंगे, तो ये ग्लोबल ट्रीटी है जो डील करती है जो भी पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स यानी कि पॉप, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, उनको उनके जो भी इफेक्ट्स हैं, राइट? सो उनको डील करने का काम करती है स्टॉकहोम कन्वेंशन। आगे हमारे पास बेसल कन्वेंशन, ये क्या है? ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि रेगुलेट करती है ट्रांसपोर्टिंग मूवमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट को, ठीक? इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल एंड मैनेजमेंट। अब देखिए, यहाँ आपको जरूर याद रखना है कि केमिकल एंड वेस्टेज का मैनेजमेंट के लिए 3 स्ट्रेटेजी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ये देख लेने हैं हमें एक बारी, राइट? नाम याद होनी चाहिए हमें जरूर, कुछ हो या ना हो। तो ये ग्लोबल पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है जिसमें मिनिमाइज़ करा जाता है हेल्थ और एनवायरमेंटल जो भी इम्पैक्ट होते हैं केमिकल के थ्रू, राइट? अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, अब ई-वेस्ट की बात करेंगे, तो इसका क्वेश्चन्स बना है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा 2013 में आया है। तो हम बात करते हैं इसकी, तो देखते हैं, क्वेश्चन सब बाद में डील करेंगे। पहले हम इसको एक बारी अच्छे से रीड कर लेते हैं, राइट? सो मैंने इसको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया, आफ्टर दैट हम इसको बड़ा करके पढ़ेंगे। अब जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली में ई-वेस्ट है क्या? अब आप आम भाषा में पहले ये समझो कि हम जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करने के बाद अगर वो खराब हो जाएँगी, फिर हम उन्हें फेंक देते हैं, उसे हम ई-वेस्ट कहते हैं। क्लियर कट है? तो पहले हम ई-वेस्ट के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। इसमें इंक्लूड होगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होंगे, जिसमें सोलर फोटोवोल्टिक भी इंक्लूड होगा, और इसमें यू कैन से दैट जैसे डिस्कार्डेड एज़ अ बेस्ट विदाउट द इंटेंट ऑफ रीयूज़। कुल मिला के ये है कि जिसका हम रीयूज़ नहीं करेंगे और उसे हम डिस्कार्डेड करेंगे, एज़ वेल एज़ रिजेक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग, रिफर्बिशमेंट एंड रिपेयर प्रोसेस। तो कुल मिला के ये है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग या रिफर्बिश्ड का मतलब है कोई भी चीज़ खराब थी, जैसे आपने कैसीफाई सुना होगा, एक ऐप है। अगर एप्पल का कोई फ़ोन है, मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, मान के चलो वो 80,000 का है, ठीक है? अब वो एप्पल का फ़ोन ऑन कैसीफाई पे आपको मिल जाएगा, मान के चलो 45 थाउज़ेंड्स का, तो वो 45,000 का ही आपको मिल जाएगा कैसीफाई पे। क्यों? क्योंकि रिफर्बिश्ड होता है। रिफर्बिश्ड का मतलब होता है कि वो फ़ोन कंपनी ने बना के दिया, बट उसमें कुछ ना कुछ कमी निकल आई, पर उसको सही करा के दोबारा मार्केट में लेके आया गया, उसे हम कैसीफाई प्लेटफ़ॉर्म पे सेल करते हैं। क्लियर कट है यहाँ पे? चलिए। आगे बात करते हैं, इसमें नीड होती है ई-वेस्ट मैनेजमेंट की, जैसे एनवायरमेंटल रिस्क, हेल्थ हज़ार्डस, ठीक है? तो ये एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अच्छा, चैलेंज जो भी हैं ई-वेस्ट इन इंडिया में, तो इसमें यू कैन से दैट जो रिसाइक्लिंग इनफॉर्मल है, एक वो है,
उसके बाद इंडिकेट्स इंस्ट्रक्शंस, ह्यूज इंपोर्ट्स, तो कुल मिला के बहुत सारे चैलेंज भी हैं, जिसमें अगर हम बात करें 85% जो है वो मैनेज किया जाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के द्वारा। उसके बाद ह्यूज इंपोर्ट की बात करेंगे, इसमें 80% जो है रिसाइक्लिंग जो है वो सेंड कर दी जाती है डेवलपिंग कंट्री बाय द डेवलप्ड वंस। तो कुल मिला के जो भी डेवलप्ड हो चुके हैं कंट्री, वो डेवलपिंग कंट्री को रिसाइकिल करने के लिए 80% जो है इसको यू कैन से दैट इम्पोर्ट्स करते हैं। अच्छा, आगे बात करेंगे, तो अब हम देखते हैं एक्चुअली में न्यूज़ में क्यों? तो अभी हुआ क्या है कि ग्लोबल ई-वेस्ट मिशन 2024 इसको रिलीज़ करा गया है, इसलिए न्यूज़ में है। अच्छा, मोर ऑन न्यूज़ की बात करेंगे तो ये है क्या? तो इस रिपोर्ट को जो है फंडेड एंड प्रिपेयर्ड किया जाएगा, इसके द्वारा यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च यानी कि यूनिटार के द्वारा, और सस्टेनेबल साइकिल प्रोग्राम, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड फाउंडेशन कैरमिनिक के द्वारा। अब हम बात करें कि साइक्लिक क्या है? तो साइक्लिक जो इसको स्टार्ट करा गया 2022 में, एक ये प्रोग्राम है किसके अंडर, यूनिटार के अंडर में, और डिवीजन ऑफ प्लैनेट, जो कि प्रमोट करता है सस्टेनेबल सोसाइटी विद सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स कंजप्शन एंड डिस्पोजल पैटर्न। कुल मिला के ये है कि कोई भी चीज है वो हम उसे सस्टेनेबल तरीके से यूज करें, कंज्यूम करें, एंड आफ्टर दैट उसका जो डिस्पोजल का पैटर्न है वो भी बेटर होना चाहिए, इसको साइकिल शो करता है। आगे बात करेंगे हाइलाइट्स जो है इस रिपोर्ट्स की क्या है 2024 की, तो इसमें कलेक्शंस एंड रिसाइकलिंग जो है वो 22.3% फॉर्मली कलेक्टेड है एंड रिसाइकल्ड है। रीजन वाइज ई वेस्ट पर कैपिटा जनरेट की बात करेंगे तो हाईएस्ट जो है कहाँ पे होता है, यूरोप में, उसके बाद ओशियन एंड अमेरिका में। तो ये थोड़ा सा हमें समझना है। अच्छा, उसके बाद हम फाइंडिंग इन इंडिया रैंक 3rd है लार्जेस्ट ई-वेस्ट जनरेटर में, ये थोड़ा-सा हमें याद रखना है। तो यूपीएससी में आपके लिए क्वेश्चन जो है हो सकता है रैंक वाइज़ पूछ ले। इसमें यू कैन से दैट 4000 हंड्रेड्स मिलियन केजी जनरेटेड है। उसके बाद फॉलोइंग ओनली चाइना एंड यूएसए। तो चाइना एंड यूएसए के बाद इंडिया की जो रैंक है वो यू कैन से दैट 3rd से, राइट? अच्छा, आगे बात करें फिर हम। अब हमारे पास मिलता है कि ई-वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या इंडिया में कोई स्कीम या इनिशिएटिव चली है? यस, चली है, तो वो थोड़ी-सी हमें देख के चलनी है। जैसे हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग अमेंडमेंट रूल्स 2003, ठीक है? तो ये पहली बार था जो कवर कर रहा था हजार्डस मटेरियल्स को इन ई वेस्ट कंपोजिशंस में। इसके बाद दूसरा है हमारे पास ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। ये बात करता है किसकी, कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी। अब देखिए यहाँ से यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन बना, ये पूछा गया कि ई वेस्ट से रिलेटेड कौन है। उसके बाद ऑप्शन में बहुत सारे दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी यानी कि ईपीआर था। तो इसका आंसर क्या है, ईपीआर था। अब मैं आपको बता दूं क्या होता है ना कि यही चीज हमें थोड़े से जो वर्ड दिए होते हैं, कीवर्ड्स वो पकड़ने होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी एक्चुअली में किससे रिलेवेंट है? तो आप कहोगे ई वेस्ट मैनेजमेंट से, राइट? अच्छा, आगे बात करें इसकी हम ईपीआर की, तो ये एक एनवायरमेंटल पॉलिसी है ना? जिसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो प्रोडक्ट को एक्सटेंड करेगा टू द पोस्ट कंज्यूमर स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स के लिए। इसके बाद है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। इसमें प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी ऑर्गेनाइज को इंट्रोड्यूस करा जाता है। अब देखिए ये लाइन वाइज चला आ रहा है 2003 से, फिर 2011, 2016, 2022, थोड़ा-थोड़ा हमें देख लेना है। अच्छा, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 इसका एम है कि ये प्रमोट करेगा किसको? जो भी ईपीआर रेज़ाइम के थ्रू इकोनॉमी होती है उसको सर्कुलेट करने में। उसके बाद 2023 भी है हमारे पास। अच्छा, इसमें क्या है, यू ये थोड़ा-सा हमें देख लेना है। इट्स मेजर प्रोविजन इंक्लूड्स, इसमें ये प्रोवाइड करेगा मोर क्लैरिटी किसमें, एक्सपेंशंस ऑफ द रिडक्शंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। तो ये थोड़ा-थोड़ा हमें देख लेना है। डिटरमाइन करेगा कन्वेंशन फैक्टर ऑफ ईपीआर सर्टिफिकेट जनरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय द प्रोड्यूसर। तो थोड़ा-थोड़ा हमें देखना है। उसके बाद 2024, तो इसमें क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ द टाइमलाइन फॉर फिलिंग द रिटर्न और रिपोर्ट्स, ठीक है? उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? अच्छा, ये थोड़ा-थोड़ा हमें देखना है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। आगे बात करते हैं हमारे लिए ग्लोबल लेवल पे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जैसे अभी हमने पढ़ा था वेसल कन्वेंशन, उसके बाद है ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिक्स पार्टनरशिप जैस्प, उसके बाद है ई वेस्ट चैलेंजर, उसके बाद है हमारे पास आर टू कोड्स ऑफ प्रैक्टिस। ये सब ग्लोबल लेवल की इनिशिएटिव हैं जो कि चेक करेंगे किसके, ई वेस्ट के इफेक्ट को, राइट? सो वेसल कन्वेंशन की बात करेंगे तो टू चेक द मूवमेंट ऑफ द हजार्डस, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बिटवीन कंट्रीज इंक्लूडिंग ई वेस्ट एंड ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिक्स पार्टनरशिप की। तो ये कोलैबोरेशन है यूनाइटेड नेशंस, यूनिवर्सिटी एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का। ई वेस्ट चैलेंज की बात करेंगे तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। ये थोड़ा-थोड़ा हमें देख लेना है। बट आपको अगर ये याद भी ना रहे तो डज़न्ट मैटर, बट आपको इनिशिएटिव देख लेनी है जो कि ई वेस्ट से रिलेवेंट है। क्लियर है? चलिए, आगे बात करते हैं फिर हम। अब हमारे पास क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन्स क्या है हमारे पास? सो देखिए, आप आराम से इसको टैकल कर लोगे। क्वेश्चन है हमारे पास 2013 का। ड्यू टू द इम्प्रॉपर इंडिस्क्रिमिनेटेड डिस्पोजल ऑफ द ओल्ड यूज्ड कंप्यूटर और देयर पार्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज़्ड इंटू द एनवायरनमेंट ई एज़ अ ई-वेस्ट। तो कुल मिला के ये है कि जो भी आप कह सकते हो जो कंप्यूटर्स हैं उसके जो ओल्ड पार्ट्स हैं, वो एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ठीक है? उससे तो क्या-क्या चीज़ें जो है एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट करेंगी। सो कौन-कौन से वो एलिमेंट्स होंगे? तो जैसे बेरिलियम है, कैडमियम है, क्रोमियम है। अब देख रहे हैं आप, ये तो हमने मेंडलीव की आवर स्टडी में आसानी से सुने होंगे, पर आपने हेप्टाक्लोर नहीं सुना होगा। मैंने तो भाई सुना नहीं कहीं थी।
तो आप देखेंगे ये फोर्थ वाला हमारा जहाँ पे नहीं होगा वो आंसर होने के पूरे चांस होंगे। ये गलत हो गया, फोर्थ वाला है इसमें, ये भी गलत हो गया एंड ये भी गलत हो गया, राइट? सो इस तरीके से हम एलिमिनेट टेक्निक से निकाल लेते हैं 2013 में, बट अब तो फिनिश ही हो गया है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 5 एंड 6। सो एक बार देख लेते हैं कौन-कौन से, जैसे बेरिलियम है, कैडमियम है, क्रोमियम है, बट हेप्टाक्लोर नहीं होता, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास मरकरी, ये तो हम इसके एलिमिनेट की तो बात कर ही रहे हैं। उसके बाद लेड है और प्लूटोनियम हमने कभी सुना नहीं, राइट? सो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 1, 2, 3, 5 एंड 6। चलिए आगे बात करते हैं, फिर हमारे पास बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट। अब सीधी-सी बात है, यहाँ पे बैटरी की वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो उसको थोड़ा-सा हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट 2022 रूल्स में क्या-क्या आ जाते हैं। जितनी टाइप की बैटरी होती है, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी है, पोर्टेबल बैटरी है या ऑटोमेटेड बैटरीज़ हैं या इंडस्ट्रियल बैटरीज़ है, ये सब कवर होती है इस मैनेजमेंट के थ्रू। अच्छा, अब ये क्लियर हो गया हमारा? चलिए आगे देखते हैं फिर हम। आगे ये बात करता है स्पेसिफाई एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। ये ई-वेस्ट से रिलेवेंट है, जहाँ पे प्रोड्यूसर इंश्योर करेगा कलेक्शन, रिसाइक्लिंग एंड रीफर्बिशमेंट ऑफ द वेस्ट मैटेरियल, ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। आगे बात करें हम टीसी की, यानी कि जो हमारे पास है, इसमें इम्पोज्ड होगा नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ईपीआर टारगेट, जिनका वेस्ट होगा पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल्स, राइट? सो पीपी की बात करेंगे तो ये एक प्रैक्टिस है जिसमें क्या होता है, जो भी प्रोड्यूस करता है पॉल्यूशन को, वही उसकी कॉस्ट को वियर करेगा और मैनेज करेगा एंड प्रिवेंट करेगा डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट। ये थोड़ा-सा हमें समझना है। ओके? आगे हमारे पास मैंडेटरी फेज इन अ टारगेट हैव बीन सेट फॉर यूजिंग रिसाइक्ल्ड मटेरियल, जिसमें न्यू बैटरी प्रोडक्ट जो कि फाइनल होंगे 20% 2030 से 31 तक, जिनमें पोर्टेबल एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बैटरीज शामिल होंगी। क्लियर कट है? तो ये 22 का मैनेजमेंट रूल्स था। अब बात कर लेते हैं ये एक्चुअली में न्यूज़ में क्यों है। तो एनवायरमेंटल कंपनसेशंस ने गाइडलाइन जारी करी है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जिसको इश्यू किया गया था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर किसके, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। तो ये रूल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे बात करें हम, सॉरी, एनवायरमेंटल कंपनसेशन की, तो ये क्या है? तो ये पावर देता है किसको, सीपीसीबी को, 2022 रूल्स को, कि वो एम्पावर सीपीसीबी इम्पोज एंड कलेक्ट जो भी आपके एनवायरमेंटल कंपनसेशन है फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड एंटिटीज जो कि इन्वॉल्व है किसमें, रिफर्बिशमेंट, अभी मैंने आपको बताया था रिफर्बिशमेंट क्या होता है, और जो वेस्ट बैटरी उनको जो रिसाइकिल किया जाता है वो भी, ठीक है? अच्छा, एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे तो कौन-कौन एनवायरमेंटल कंपनसेशन में एप्लीकेबिलिटी में आएँगे। सो इसमें आप यू कंसीडर कह सकते हो, इट कैन आल्सो बी लेवी एंटिटी पर, जिसमें एक्टिविटी विदाउट रजिस्ट्रेशन, प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, विलफुल कंसीलमेंट्स ऑफ द मटेरियल फैक्ट बाय द रजिस्टर्ड एंटिटी एंड बेस्ड ऑन द पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। तो देखिए ये चीज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक्चुअली में है कि जो 22 वाला रूल्स था वो क्या कह रहा है, क्या नहीं है। ईपीआर जो है वो किससे रिलेटेड है, ये थोड़ा-सा हमें देखना है। आगे बात करेंगे हाइलाइट की, तो जैसे इसमें भी 2 रेज़ाइम में इसको करा गया है एनवायरमेंटल यू कंसीडर कंपनसेशन को। तो इसमें जो है लेवी ऑन द प्रोड्यूसर, 4 नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द मेटल वाइज़, तो ये फर्स्ट में, ये भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन-मेन चीज़ें हम देखेंगे, राइट? आगे बात करते हैं अदर टाइप ऑफ पॉल्यूशंस में। तो हमारे पास है प्लास्टिक पॉल्यूशंस। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करेंगे तो स्टेटस प्लास्टिक पॉल्यूशंस। तो एनुअली प्लास्टिक प्रोडक्शन जो है वो डबल हुआ है 2000 से लेके 2019 तक, राइट? इंडिया की रैंक है वो 3rd है, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। इसमें कंट्रीब्यूट करता है 5.5 मिलियन टन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट को, राइट? अच्छा, मोस्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक एंड इट्स यूज़, जैसे ये थोड़े से टाइप आपको देख लेनी है, पैट, तो जैसे पॉलीएथिलीन्स, टेरापैथलेट, ये यू कैन से दैट जो भी बेवरेज बॉटल्स होते हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है। हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स है, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन है, उसके बाद पॉलीप्रोपाइलेन्स है, उसके बाद पॉलीएस्टरीन्स है। तो ये थोड़ी-सी आपको यूज़ देखना है कि जैसे पॉलीस्टीरीन्स है, वो जो पैकिंग के प्रोडक्ट होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, और पॉलीप्रोपाइलेन्स है जिस स्ट्रॉस में यूज़ होता है, ठीक है? बबल रैप में होता है लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें एक बारी देख लेना है कि कौन-सा कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है, क्लियर है? आगे बात करते हैं हम केमिकल यूज़ इन अ प्लास्टिक एंड इट्स ह्यूमन इम्पैक्ट क्या होंगे। जैसे विनाइल क्लोराइड्स मोनोमर है, ये लिक्विड्स एंड वेपर फ्रॉम द इंक्रीजेस ऑफ लीवर एंड ब्रेन कैंसर। तो विनाइल क्लोराइड मोनोमर से लीवर एंड ब्रेन कैंसर हो सकता है। उसके बाद है हमारे पास बेंजीन एंड ब्यूटाडाइन्स। इसकी बात करेंगे तो इससे लिपोमास जो यू कैन से दैट यूरिन की प्रॉब्लम होती है, एंड ल्यूकेमेज, ये भी बीमारी हो सकती है। स्टेरिन की बात करेंगे तो नोट्रिक्स एंड इसमें मोवल जो ह्यूमन कैंसिनोजेंस है वो यू कैन से दैट उत्पन्न हो सकता है। एंड उसके बाद है हमारे पास बिस्फोफिनाइल्स, यानी कि जैसे हम बीपीए कहते हैं, बिस्फोफिनाइल ए, ये केमिकल यूज्ड टू मेक पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक्स। तो ये थोड़ा-सा हमें समझना है कि बिस्फोनल ए एक्चुअली में क्या है, ये केमिकल है जो यूज्ड होता है पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक को बनाने में, राइट? आगे देखते हैं फिर हम क्या-क्या इनिशिएटिव ली गई हैं प्लास्टिक पॉल्यूशंस को कर्व करने के लिए? तो ग्लोबल लेवल की बात करेंगे तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशंस एंड मरीन लिटिल, जिसे जीएमपीएल बोलते हैं। थोड़ा-थोड़ा आपको ध्यान रखना है, सारा याद नहीं करना है। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशंस फ्रॉम द शिप, यानी मारपोल,
ये भी प्लास्टिक पॉल्यूशंस को कर्ब करने के लिए एक इनिशिएटिव है ग्लोबल लेवल पे। उसके बाद बेसल कन्वेंशन बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। काउंटर मेजर सेकंड प्रोजेक्ट यूएनपी प्लास्टिक इनिशिएटिव, यूएनए रेजुलेशन टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो ये यूएनए का रेजुलेशंस है। उसके बाद है ग्लोइटियर, ये प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे एंड आईएमओ एंड एफएओ के बीच में, और उसका मेन काम है कि जो भी सी बेस्ड मरीन प्लास्टिक लिटर है, उसको रिड्यूस करना। थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको, ग्लोइटर है क्या? हो सकता है आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ ग्लोइटर? तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि भई एक्चुअली में है क्या है, राइट? आगे बात करते हैं फिर हमारे पास कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंट ऑफ मरीन पॉल्यूशन बाय द डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड अदर मैटर एट द लंडन्स कन्वेंशन। इंडिया की क्या है? तो इंडिया की अभी हम बहुत सारी पढ़ चुके हैं, जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत में आता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन, ये 2022 से इफेक्ट में आया। ईपीआर हम बहुत पहले ही देख चुके हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पांसिबिलिटी। तो ये क्या था कि भई जो भी पॉल्यूशन यू कैन से दैट प्रोड्यूस कर रहा है, वही इसको वियर करेगा, ये हम पहले ही देख चुके हैं। यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव की बात करते हैं हम। प्रोजेक्ट रेप्लान, हो सकता है आपसे पूछ ले कि प्रोजेक्ट रेप्लान एक्चुअली में किससे रिलेवेंट है? तो ये प्लास्टिक पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए है। उसके बाद लाइफ मिशन, तो व्हेन एंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट एंड कैंपेन लाइक बीट प्लास्टिक पॉल्यूशंस एंड प्लास्टिक फ्री इंडिया, राइट? ये थोड़ा-थोड़ा हमें एक बारी देख लेना है। आगे बात करते हैं, फिर हमारे पास टॉपिक क्या है? हमारे पास है माइक्रो प्लास्टिक, तो उसकी बात करेंगे। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? तो रिसेंटली अभी हुआ क्या है, जो भी रिसर्चर है, उन्होंने फाउंड करा कि जो माइक्रो प्लास्टिक है, वो बोथ कैनिन एंड ह्यूमन टेस्ट, यानी कि ह्यूमन टेस्ट और जो कैनिन यू कैन से दैट जो भी कुत्ते से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, तो उनमें माइक्रो प्लास्टिक जो है, वो उनका प्रेज़ेंस है, ठीक है? सो वो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। अब देखिए माइक्रो प्लास्टिक क्या है? आपने देखा होगा, कई बारी आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बताना चाहूँ, कई बारी आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ आप खा रहे हैं और खाने के बाद आपको लगा होगा हल्का-सा वो बार-बार ही इलास्टिक रूप में आ रही है। मतलब यू कैन से दैट वो आपके माउथ में यू कैन से दैट थोड़ा-सा मतलब उस तरीके से हम जैसे डाइजेस्ट करते हैं लार बनती है, वो नहीं बन रहा है ना? या फिर मैं बताऊँ छोटे-छोटे बीड्स होते हैं, जैसे हम कहें जैसे हमने समुद्र के किनारे पढ़ा था, ये छोटे-छोटे बीड्स होते हैं, ठीक है? ये माइक्रोप्लास्टिक है। तो ये बॉडी में जाके बहुत ज़्यादा दिक्कतें करती हैं, ठीक है? तो उसी के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। क्या है? ये स्मॉल प्लास्टिक पीसेस होते हैं, जिनका यू कैन से दैट 5 मिलीमीटर्स लॉन्ग। तो जो 5 मिलीमीटर से भी कम होते हैं, उसे हम स्मॉल प्लास्टिक पीस कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपसे पूछेगा कि माइक्रोप्लास्टिक जो है, वो क्या होते हैं? तो जिनका जो माइक्रोप्लास्टिक वो है, जो 5 मिलीमीटर से भी कम हो, उसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रोप्लास्टिक, क्लियर है? अच्छा, ये हार्मफुल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़्म। देयर आर 2 कैटेगरीज़ ऑफ माइक्रोप्लास्टिक, तो 2 प्रकार की माइक्रोप्लास्टिक होती है, कौन-कौन सी? प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, जिसे हम ट्रिनी पार्टिकल्स भी बोलते हैं, डिज़ाइन फॉर द कमर्शियल यूज़ के लिए होती है, सच एज़ जैसे कॉस्मेटिक, क्लॉथिंग, माइक्रोफाइबर्स, शीट फ्रॉम द टेक्सटाइल्स। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक की बात करेंगे, तो ये पार्टिकल होते हैं, ये इनका ये जो रिज़ल्ट होता है कहाँ से? ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज प्लास्टिक्स आइटम एज़ लाइक द वाटर बॉटल्स, जैसे वाटर बॉटल है, पानी की बोतल है, किंगफिशर की बोतल, ओह सॉरी, यू कैन से दैट जो क्या बोलते हैं उसको? किनले, किनले की बोतल है, या ये आप कह सकते हो किंगफिशर की बोतल है, उसका भी जो अपर पार्ट होता है, जो उसपे लेयर होती है, वो एज़ लाइक द प्लास्टिक। अगर वो बीड्स उसके जो उसके छोटे-छोटे टुकड़ों में जैसे कर दी गई है, तो और उसका जो एक पैरामीटर है, हम अभी पढ़ रहे थे, 5 मिलीमीटर से भी कम है, तो वो माइक्रोप्लास्टिक में आ जाएगा। अच्छा, माइक्रोप्लास्टिक का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे और ह्यूमन हेल्थ पे? तो ये कॉमन सी बात है, अगर मरीन ऑर्गेनिज़्म इसको कंज़्यूम कर रहे हैं बाय मिस्टेक, तो ये क्या होता है, उनका फूड चेन जो है, वही डिस्टर्ब हो जाता है। ये थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है। ह्यूमन हेल्थ की बात करेंगे, तो जैसे हमें गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, एंडोक्राइन्स डिस्टर्बेंस हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, साँस लेने से बीमारी, एलर्जी हो सकती है। माइक्रोप्लास्टिक हैव बीन फाउंड इन ह्यूमन ब्लड्स, लंग्स, ब्रीस्ट मिल्क एंड प्लेसिटास एंड ह्यूमन टेस्ट, ये हमें याद रखना है। क्लियर कट है? सो माइक्रोप्लास्टिक का एक सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है, तो वो सिर्फ़ इतना। उसके बाद ज़्यादा याद रख पाएँ या ना रख पाएँ, डज़न्ट मैटर। आगे हमारे पास प्लास्टिक वेट वेट सो आगे हमारे पास है प्लास्टिक ओवरशूट डे। अब ये क्या है भई? तो अभी हुआ क्या है कि प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 जो रिपोर्ट्स है वो रिलीज़ की गई है अर्थ एक्शन के द्वारा। अब प्लास्टिक ओवरशूट डे है क्या? तो एक ये पॉइंट है जहाँ पे जो प्लास्टिक वेस्ट का अमाउंट है, वो एक्सीड हो गया है वर्ल्ड कैपेसिटी टू मैनेज इट। मतलब वर्ल्ड इसको मैनेज नहीं कर पा रहा है, उससे ज़्यादा मतलब जितना मैनेज करता है उससे ज़्यादा हो गया ये, ओवरशूट हो गया, राइट? रिजल्टिंग क्या हो रहा है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, उसे हम बोलेंगे ओवरशूट, क्लियर है? और ये डिटरमाइन करता है किस बेस पे? कंट्रीज़ मिसमैनेज्ड वर्स्ट इंडेक्स। तो जो कंट्री है वो वेस्ट इंडेक्स है उसको मिसमैनेज कर रही है, उसके बेस पे इसको डिटरमाइन किया जाता है। आगे बात करें हम जो मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स की बात करेंगे, तो ये गैप है वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड प्लास्टिक कंजम्पशन पे। अच्छा, इसकी बात करें हम तो एमवीआई यू कैन से दैट मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स इंडिया जो है वेरी हाई 68.2%, क्लियर है? बस इतना देखना था हमें, शूट डे क्या है। आगे बात करते हैं मरकरी पॉल्यूशन, इसकी तो बहुत ज़्यादा कई बारी साउथ में मूवी बनी है इसपे, आपने देखी होगी जो रजनीकांत के आई थिंक जो दामाद है, उसने कई बारी वो जो वीडियो बनी है इसपे यू कैन से दैट मूवी बनी है, तो एक बारी आप समझ सकते हैं कि ये कितना हार्मफुल है हमारे लिए, मरकरी। सो यूएनपी हैज़ लॉन्च्ड
$134 मिलियन इनिशिएटिव टू फेज आउट मर्करी मेजरिंग डिवाइस इन द हेल्थ केयर प्रोजेक्ट। तो मर्करी एक्चुअली में कहाँ पे यूज़ होती है? यू कैन से जो हेल्थ केयर प्रोजेक्ट होते हैं उनमें। तो इसको फेज आउट करने की बात चल रही है, ठीक है? तो हम बात करते हैं एक्चुअली में मर्करी है क्या? पहले उसे थोड़ा हम देख लेते हैं। उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है जो कि एयर, वाटर एंड सॉइल में मिलता है, ठीक है? ये ओनली मेटल है जो कि फाउंड होगा लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है, मतलब पतला हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। ये पर्सिस्टेंट, बायो एक्युमुलेटेड एंड टॉक्सिक पॉल्यूटेंट है, ये हमें याद रखना है। जितनी भी ह्यूमन्स हैं एक्सपोज्ड टू लो लेवल ऑफ मर्करी, ठीक है? सेवरल कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेबलाइज करते हैं रेफरेंस लेवल फॉर द डेली एंड वीकली मिथाइल मर्करी एंड मर्करी इंटेक दैट आर एस्टिमेटेड टू सेफ विदाउट एप्रिसिएबल रिस्क टू हेल्थ। अच्छा, इसकी सोर्स जैसे गोल्ड माइनिंग है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, वोल्केनिक इमिशन। अब सीधी सी बात है, ये वाटर, सोइल और एयर में मिल रही है तो ये बॉडी में कहीं ना कहीं तो इंटेक होगी ना, क्लियर है। अच्छा, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट भी देख लेते हैं। जैसे टॉक्सिक इफेक्ट ऑन नर्वस, डाइजेस्टिव, इम्यून सिस्टम, लंग्स, किडनी एंड स्किन एंड आई पे भी। मिनी माता डिजीज जो की बात करें, ये क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो केज होता है मिथाइल मरकरी के द्वारा। हैवी मेटल विद द मैनी इंडस्ट्रियल यूजेस। जब ये रिलीज होता है एनवायरनमेंट में तो ये एक्युमुलेट करता है इन वाटर लेड सेडिमेंट्स, जहां पे कन्वर्ट होता है इनटू टॉक्सिक मिथाइल मरकरी और ये फूड यू कैन से द चेन में एंटर हो जाता है। अब बात करें इस प्रोजेक्ट की, मर्करी पॉल्यूशन जो अभी हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, ये फेज आउट करेगा मर्करी थर्मामीटर्स एंड स्पाइगो मैनोमीटर्स एट रेट ऑफ 20% एनुअली एंड रिड्यूस करेगा मर्करी स्प्लेज को, ठीक है? और ये इंक्रेज करेगा जो भी एक्यूरेट एडप्शंस है, अफोर्डेबल है, सेफ मर्करी फ्री ऑल्टरनेटिव है, ठीक है? while improving management of mercury contain medical wastes, ठीक है? मेंबर कंट्रीज में कौन-कौन है इस प्रोजेक्ट में? तो जैसे अल्बानिया है, बुर्किना फासो है, इंडिया है, याद रखना है आपको, तभी तो इस पे कई सारी मूवी बन रही है। उसके बाद मॉन्टेनिग्रो है, उगांडा है। फंडिंग किस कौन कर रहा है इसमें? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जीईएफ। और एग्जीक्यूशंस कौन करेगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशंस, राइट? तो ये थोड़ा-सा आपको देखना है कि ये जो मर्करी थर्मामीटर्स एंड स्पाइगो मैनोमीटर से एट द रेट ऑफ 20% हम इसको फेज आउट करेंगे, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मिनीमेटा कन्वेंशन जो होता है मरकरी का, वो किसकी बात करता है? तो ये अडॉप्ट करा गया 2008 में एट कहाँ पे? कुमामोटो जापान्स में, और ये फ़ोर्स में आया 2017 में। वेरी इंपोर्टेंट फोर्स, इस पे क्वेश्चन बन चुका है। फर्स्ट ग्लोबली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। ये प्रोटेक्ट करेगी ह्यूमन हेल्थ को, एनवायरनमेंट को, कहाँ से? एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मर्करी, ठीक है? अच्छा, आगे बात करें, ये एक्चुअली में जो है नेम्ड आफ्टर सिटी इन जापान दैट बिकम एपिसेंटर ऑफ द मिनीमाता डिजीज़। तो ये जापान का एक यू कैन से दैट सिटी है, उसके नाम पे ये मिनीमाता रखा गया है। पर्पज़ क्या है? ये वेन करेगा जो भी न्यू मर्करी माइंस है उनको, फेज़ आउट करेगा जो एग्जिस्टिंग है, और फेज़ आउट एंड फेज़ डाउन करेगा मर्करी यूज़ इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस में। इंडिया ने इसको रेटिफाई करा कब? 2018 में। तो वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस, मिनीमाता कन्वेंशन एक्चुअली में किस लिए है? याद रखना है आपको, मर्करी के लिए, वेरी इंपोर्टेंट। तो यही हमारे लिए यहाँ पे पढ़ने के लिए था। आगे बात करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। ये क्वेश्चंस और है हमारे पास, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से, तो उसको हम देखेंगे। उससे पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, तो हम इसको पहले टैकल कर लेते हैं, ये है क्या? सो पॉप्स की बात करें, हालाँकि हमने इसको बहुत पहले पढ़ लिया है, तो फिर भी हम एक बार और पढ़ लेते हैं। सो ये है क्या? पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, जब भी आपके पास सामने कोई टॉपिक आए तो पहले ये समझिए एक्चुअली में है क्या? सो पॉप्स आर केमिकल सब्सटेंस है जिसमें कार्बन बेस्ड दैट पर्सिस्टेंट इन एनवायरनमेंट, ठीक है? जो कि पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्री केमिकल्स एंड अनवांटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू होता है। तो ये एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है? ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है, और ये पर्सिस्ट होता है कहाँ पे? एनवायरनमेंट में। और ये एक्चुअली में रेजिस्ट होगा फोटोलाइटिक, बायोलॉजिकल, केमिकल डिग्रेडेड, डीएल्ड्रिन्स, एंड्रीन्स, हेप्टाक्लोरोस में। क्लियर है? तो कुल मिला के ये एक पेस्टिसाइड है, आप आम भाषा में समझ सकते हो इसे, ठीक है? अच्छा, आगे बात क्या है इसकी कि इसके एक्चुअली में इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं पॉप्स के? तो देखिए, इससे कैंसर होता है। अब पेस्टिसाइड है ना? वो एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है, तो कैंसर होगा, लिवर डैमेज होगा, फर्टिलिटी डिक्रीज़ होगी, और अस्थमा की बीमारी बढ़ेगी, ठीक है? एंड थायरॉइड की प्रॉब्लम बढ़ेगी ड्यू टू एंडोक्राइन डिसरप्टिंग प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, ठीक है? अच्छा, इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ऑफन हैलोजेनेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द लो वाटर सॉल्युबिलिटी, हाई हाई लिपिड सॉल्युबल है ये, सेमी वोलेटाइल इन नेचर है, राइट? ये थोड़ी-सी आपको प्रॉपर्टी देखनी है, बट आपको समझना है ये एक्चुअली में है क्या? अच्छा, अब बात करेंगे कि राइट, सो अब हम बात करते हैं ये न्यूज़ में क्यों है? तो अभी हुआ क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्टडी हुई है किस पे? पॉप्स पे, यानी कि पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पे, ठीक है? बाय किसके द्वारा? यूएन एनवायरनमेंट यू कैन से प्रोग्राम के द्वारा, और इसको फंडेड करा गया है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा। फंडिंग की बात करेंगे तो इसमें और क्या-क्या मतलब जो पॉइंट्स निकले गए हैं, तो यहाँ पे डिक्लाइन होगा 12 पॉप्स को, ये पेस्टिसाइड्स हैं, ड्यू टू रेगुलेटरी एक्शंस टेकन ग्लोबली सिंस 2004, ठीक है? यूज़ ऑफ डीडीटी यानी कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है? इसके यूज़ को सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स हैज़ डिक्रीज़ इन ह्यूमन मिल्क सैंपल्स बाय ओवर 70% सिंस 2004। रिप्लेसमेंट होगा पॉप्स का ड्यू टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टी, जैसे पर एंड पॉलीफ्लोरोकाइन सब्सटेंस यानी पेप्स के द्वारा वर डिटेक्टेड इन द हाई लेवल्स, क्लियर है? चलिए, आगे बात करते हैं, पॉप्स के लिए कोई
कन्वेंशन बना, यस, कौन-सा स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन एक इंटरनेशनल लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट्स है, जिसको अडॉप्ट करा गया 2001 में और ये फ़ोर्स में आया 2004 में। इंडिया ने इसको रेटिफ़ाई करा 2006 में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसने नोटिफ़ाई करा रेगुलेशन ऑफ पोप्स रूल्स 2018 अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की बात करेंगे तो ये डिज़ाइन करता है इंटरिम फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द कन्वेंशन, राइट? अब देखिए हम क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही हमें टैकल करनी है। यहाँ पे दिया है POPs consider the following statement about the persistent organic pollutants. They are carbon based substance. भाई अभी हमने पढ़ा था, ठीक है? They accumulate in a fatty tissue of living organism including humans। भाई भाई पेस्टिसाइड है, ह्यूमन में जा रहा है तभी तो हम उसे फेज आउट करने की बात कर रहे हैं ना, कोई मतलब नहीं है। एट हाई टेम्परेचर दे आर सॉल्युबल इन वाटर ना भाई, अभी हमने पढ़ा था ये एक्चुअली में लो टेम्परेचर पे सॉल्युबल होता है वाटर में। तो थर्ड तो हमारा श्योर शॉर्ट है कि गलत होगा, ठीक है? थर्ड गलत हो गया हमारा, तो आंसर तो हमारा निकल आया। फिर हम देखते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब देखिए मैंने आपसे कहा गया था लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मान के चलो भाई मेरे को कुछ नहीं पता था, मेरे को इतना पता है कि यू कैन से दैट ये स्टॉकहोम कन्वेंशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो मेरा ये श्योर शॉट है कि चौथा सही है, ठीक है? तो चौथा मेरा सही हो रहा है यहाँ पे। आगे बात करते हैं हम फिर हमें मिल रहा है द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इज़ डिजाइन्ड इंटरिम फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये भी मैंने पढ़ा था अभी, पाँचवाँ भी मेरा सही हो रहा है, तो ये तो मेरा गलत हो गया, ठीक है? अब कार्बन बेस्ड सब्सिस्टेंस है, तो पहला मेरा सही है, क्लियर है? अब यहाँ पे ये सारे जेन्युइन लग रहे हैं, यहाँ पे इसने घुमाया हुआ है, हाई की जगह लो कर दिया इसने, तो सॉरी लो की जगह हाई कर दिया, तो श्योर शॉट है तीसरा गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1, 2, 4, 5। ये मैंने यहाँ पे एक थीम बेसिस क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी थी। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। फिर हमारे पास डीसीपीए और डेक्थल, ये पोल्यूटेंट्स हैं जो कि न्यूज़ में हैं। तो यूएस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी कि ईपीए ने बैन कर दिया है वीड किलिंग पेस्टिसाइड, मतलब कुल मिला के है जो पेस्टिसाइड, ये भी पेस्टिसाइड है। डाइमिथाइल टेट्राक्लोरो थ्रेन सॉरी टेट्राक्लोरो टेरापेथलेट, है ना? जिसको हम डीसीपीए या फिर डेक्थल के नाम से जानते हैं। तो ये क्रॉप में यूज़ करा जाता है। जैसे होता नहीं जैसे ओनियन है या कैबेज है या फिर स्प्राउट्स हैं या फिर ब्रोकोली है, इनमें एक्चुअली में जब कोई कीड़े लग जाते हैं उनको दूर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको बैन करने की बात हो रही है अभी, राइट? सो ये फीचर जो है एक्सपोज़िट कुड सफर फ्रॉम द लो बर्थ वेट, इम्पेयर ब्रेन डेवलपमेंट, डिक्रीज़ इंटेलिजेंट क्वॉशिएंट एंड इम्पेयर्ड मोटर स्किल्स लेटर इन लाइफ। तो ये सारी बीमारियाँ इससे हो रही हैं। तो आपको बस इतना समझना है कि डीसीपीए या फिर डेक्थल ये एक्चुअली में है क्या? तो आप एक आम भाषा में बता दोगे कि एक पेस्टिसाइड है बस। उसके बाद आपको याद रहे ना रहे डज़न्ट मैटर। तो इतना समय याद नहीं कर पाएँगे हम। आगे हमारे पास है, तो फिर हमारे पास बिस्फेनॉल ए यानी बीपीए। तो ये है क्या? ये भी यू कैन से दैट केमिकल्स है, जो कि प्राइमरीली यूज़ होता है प्रोडक्शन किसके में? पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक में और इपॉक्सी रेज़ाइन्स में। पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक की बात करेंगे तो ऑफ़न यूज़ की जाती है कंटेनर दैट स्टोर फूड एंड बेवरेज। ये थोड़ा-सा हमको याद रखना है, फूड को स्टोर करने में और बेवरेज में इसका यूज़ होता है पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक का, तो हम ऊपर भी पढ़े आए। इपॉक्सी रेज़ाइन की बात करेंगे तो ये कोट एंड इनसाइड ऑफ द मेटल प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, सच एज़ फूड केन्स, बॉटल टिप्स, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो बॉटल होती हैं, ठीक है? एक्सपोज़र ऑफ टू बीपीए कैन हैव हेल्थ इफेक्ट ऑन द ब्रेन, प्रोस्टेट ग्लैंड्स ऑफ fetus, infant and children, राइट? नेगोशिएशन आर बीइंग कंडक्टेड अंडर द एजेंसी ऑफ द यूएनईपी टू एड्रेस करेगा प्लास्टिक पॉल्यूशन इंक्लूडिंग बीपीए यूज्ड इन द प्लास्टिक पैकिंग, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको समझना है कि एक्चुअली में पॉलीकार्बोनेटेड जो होती है, जो हम प्लास्टिक पैकिंग में यूज़ करते हैं, उसमें इसका यूज़ होता है। फिर हमारे पास प्री एंड पॉलीफ्लोरोएल्केन सब्सटेंस, ये क्या है अभी? तो नियर जो न्यू रिसर्च हुई है, वो सजेस्ट करती है कि हम एक्सपोज़र करेंगे पीएफएएस, ये इम्पेयर करेगा किडनी फंक्शन थ्रू आउट डिस्पर्सन इन द गट माइक्रोएरिया। सो अगर हम बात करें पीएफएएस की, तो ये डबल हुआ है फॉर आवर केमिकल बिकॉज़ इनके जो केमिकल हैं, वो परसिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, जो कि ह्यूमन बॉडी एंड ब्रेक डाउन करते हैं एक्सट्रीमली स्लोली। मैन मेड केमिकल यूज्ड इन एवरीडे प्रोडक्ट सच एज़ नॉन स्टिक कुकवेयर आपने देखा ही होगा ना, सम कॉस्मेटिक्स। एक्सपोज़र की बात करेंगे हैज़ बीन लिंक्ड टू सेवरल हेल्थ इश्यू इंक्लूडिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कैंसर है। करंटली 3 सब ग्रुप हैं पीपीएस के जो कि लिस्टेड है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन इंडस्ट्री एज़ अ पॉप्स, राइट? अच्छा, ये देखिए थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हमें देख के चलना है आगे। फिर हमारे पास टर्म न्यूज़ की बात करेंगे तो सॉइल एसिडिफिकेशन मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो सॉइल एसिडिफिकेशन की बात करेंगे तो अभी स्टडी हुई है एसिडिफिकेशन को लेके। तो इंडियन सॉइल जो है वो 3.3 बिलियन टन्स ऑफ एसेंशियल है यू कैन से दैट कार्बन को लेके। सॉइल एसिडिफिकेशन एक्चुअली में है क्या? तो ये प्रोसेस होता है जिसमें जो सॉइल का पीएच है, पीएच आपने सुना होगा जैसे पानी का पीएच लेवल क्या होता है, अगर वो डिक्रीज़ होता है ओवर टाइम तो उसे हम बोलेंगे सॉइल एसिडिफिकेशन, मतलब जो मिट्टी है वो एसिड की हो गई है, एसिडिफिकेशन हो गई है, ठीक है? तो फैक्टर जो है एक्सेलरेट करते हैं सॉइल एसिडिफिकेशन को, जैसे लीचिंग ऑफ नाइट्रोजन, रिलीज़ फ्रॉम द अमोनिया वेस्ट फर्टिलाइज़र, जो भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। अब एसिडिफिकेशन बढ़ कैसे रहा है? भई हम जो भी उर्वरक यूज़ कर रहे हैं ना खेतों में, तो उससे क्या हो रहा है, वो उनका फ़ायदा तो है, बट उनसे सॉइल एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, राइट? अच्छा, ऑर्गेनिक रेसिड्यूज़ ऑन ए डिकम्पोज़िशन रिलीज़ ऑर्गेनिक एसिड्स, रूट्स
ड्यूरिंग एक्टिव ग्रोथ स्टेज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ सॉइल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोनिक एसिड। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है सॉइल एसिडिफिकेशन का? तो देखिए, जो भी इनऑर्गेनिक कार्बन यू कंसीडर सॉइल होती है उसका लॉस होता है। माइक्रोब्स का लॉस होता है और जो एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी है वो बढ़ जाती है। पैथोजेनिक फंगी है वो बढ़ जाते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी है वो घट जाती है। तो ये फ़ायदा या घाटा है? भई ये नो नुकसान हो रहा है, ठीक है? मैनेजिंग कैसे कर रहे हैं एसिडिक सॉइल्स को? तो लाइमिंग करके। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ लाइम मतलब चूना मिला के, जिप्सम मिला के, डोलोमाइट्स इसमें जो भी अपर कल्टिवेटेड सॉइल लेयर होती है उसमें। यूजिंग इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट जिसमें प्रेस मड फॉर शुगर केन इंडस्ट्री, वेस्ट स्लैग्स फ्रॉम द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फ्लू डस्ट फ्रॉम सीमेंट एंड कैन बी यूज्ड, ग्रोइंग एसिड टॉलरेंट गैप्स, शुगर केन एंड बनाना, राइट? सो ये एसिडिफिकेशंस को मैनेज करने के लिए है। आगे बात करते हैं हम। फिर है हमारे पास बायो कवर। तो बायो कवर एक्चुअली में है क्या? तो थोड़ा-सा इसके बारे में देख लेते हैं। सो अभी रिसेंट में हुआ क्या है, प्रपोज़ करा गया है सस्टेनेबल अप्रोच ऑफ माइक्रोबियल मीथेन ऑक्सीडेशन सिस्टम जिसे हम बायो कवर कहेंगे। ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है, राइट? सो ये कंट्रोल करेगा फ्यूजिटिव मीथेन इमिशन को जो कि ओल्ड डंप स्टिक से यू कैन दैट इमिट होती है उसको। आगे बात करें हम बायो कवर की, तो बायो कवर मतलब कोई भी चीज़ का कवर कर देना बायो तरीके से। तो पोरस मटेरियल लेयर ये डायरेक्टली जो भी लैंडफिल होती है उसके टॉप पे इसको लेयर करा जाता है व्हिच इज़ देन कवर बाय द ऑक्सीडाइजिंग लेयर ऑफ द मिक्सचर कंपोस्ट के द्वारा। अच्छा, ये प्रोवाइड करता है क्या ऑप्टिमल कंडीशन इसको मेथानोट्रोपिक यानी कि मेथेन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया को जो कि थ्राइव एंड एक्ट कैसे बायोफिल्टर की तरह। हेंस ये कंट्रोल करेगा मीथेन इमिशन बाय द कन्वर्टिंग मीथेन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पॉइंट हमें थोड़ा-सा याद रखना है कि बायो कवर एक्चुअली में क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन से जो कार्बन डाइऑक्साइड यू कैन से दैट कन्वर्ट हो जाती है उसको ये कवर करने का काम करेगा। पोटेंशियल एप्लीकेशन जो है वो कहाँ-कहाँ पर होगी? रोड कंस्ट्रक्शंस, लैंड रिक्लेमेशंस, कंट्रोल फ्यूजिटिव मीथेन्स इमिशन फ्रॉम द ओल्ड डंप, राइट? आगे फिर हमारे पास क्या है? तो हम देख लेते हैं। आगे है हमारे पास ग्रॉस हॉफर इफेक्ट, ये क्या है? ये आर्कटिक प्लास्टिक क्राइसिस है, या टॉक्सिक थ्रेट टू हेल्थ है, ह्यूमन राइट्स है, इंडिजिनियस लैंड फ्रॉम द ये ग्रास हॉफर वो भी समझ लेना आप, ये अलग है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, जिसको हम ग्रास हॉफर इफेक्ट बोलते हैं, राइट? ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ करी गई है अलास्का कम्युनिटी एक्शंस ऑन टॉक्सिक एंड इंटरनेशनल पोल्यूटेंट एलिमिनेशन नेटवर्क के द्वारा। आईपीएन की बात करेंगे तो ये ग्लोबल नेटवर्क है, जिसका मेन काम होता है ये बिल्ड करता है ग्लोबल मूवमेंट फॉर टॉक्सिक फ्री फ्यूचर की, राइट? तो ये थोड़ा-सा हमें देखना है। अब हम ग्रास ऑफर इफेक्ट की बात करें तो इसमें देखिए क्या-क्या इंक्लूड होगा आपका, राइट। सो जैसे प्लास्टिक है, टॉक्सिक केमिकल है, जो कि वर्ल्ड डिपॉजिट हो रहे हैं एंड एक्युमुलेटेड इन द आर्कटिक, मेकिंग आर्कटिक हेमिस्फेरिक सिंक्स। दे आर ट्रांसपोर्ट ऑन एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन करंट फ्रॉम द लोअर लैटिट्यूड थ्रू द प्रोसेस नोन एज ए ग्लोबल डिस्टिलेशन ऑन द ग्रास ऑफर इफेक्ट। तो आपको आम भाषा में बस इतना समझना है कि जो आर्कटिक प्लास्टिक क्राइसिस है जिसमें हेल्थ को लेके या ह्यूमन राइट्स को लेके या आप कह सकते हो लैंड को लेके जो भी अ, थ्रेड्स हो रहे हैं, है ना? वो सब ग्रास ऑफर फैक्ट्स में आएँगे। लेकिन टिड्डा जैसे होता है ना, टिड्डा किसी खेत में घुस जाए, वो पूरी फसल को बर्बाद कर देता है, तो उसी तरीके से। केमिकल्स थ्रेटेड टू एनवायरमेंटल हेल्थ एंड ऑर्गेनिक पीपल्स, पॉलीमरेटिक हाइड्रोकार्बन्स और बिस्फोफेनॉल से एक्चुअली में कैंसर होता है। ये भी सब वही वही चीज़ें हैं जो हम लास्ट पढ़ के आ रहे हैं। आगे फिर हमारे पास एक्वाटिक डीऑक्सीनेशन एंड प्लानेटरी बाउंड्रीज़। अब इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं, ये है क्या? तो इसके बारे में हम बात करें एक्वाटिक डीऑक्सीजनेशन, ये एक यू कैन से दैट अभी हुआ क्या है कि ओवरऑल ये डिक्लाइन हुई है ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ओशियनिक एंड कोस्टल वाटर में, ठीक है? अच्छा, रीज़न क्या है इसके अंडरस्कोरिंग के ईडी के? तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है बाय द ग्रीन हाउस गैस के द्वारा और वार्म सरफेस लेयर इन ओशियन और उसके बाद अ, यूटो यूट्रोफिकेशंस, इसमें क्या होता है न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ओवर इनरिच करते हैं फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक सोर्स के द्वारा, है ना? अच्छा, इसका इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो अकरेंस ऑफ द डेड ज़ोन्स एंड ओशियन हाइपोक्सिया इफेक्ट होगा, हैबिटेट कंप्रेंशंस एंड चेंज इन मरीन फूड वेव होगा एंड मॉडरेशन ऑफ द अर्थ क्लाइमेट, ठीक है? तो एक्वाटिक मतलब डीऑक्सीनेशन मतलब ऑक्सीनेशन नहीं हो रहा है वहाँ, ऑक्सीजन फिनिश हो गया, तो वो थोड़ा-सा हमें समझना है, ठीक है? अच्छा, अब ये न्यूज़ में क्यों हुआ? तो रिसेंटली भी हुआ क्या है, एक्सपर्ट ने रिकॉग्निशंस ऑफ द एक्वाटिक डीऑक्सीनेशन को एज़ अ न्यू प्लेनेटरी बाउंड्री बोला है, राइट? इसलिए न्यूज़ में है। अब ये है क्या? तो ये हम देख ही चुके हैं। ये यस, तो हम इसको देख चुके हैं। आगे बात करते हैं, प्लेनेटरी बाउंड्रीज़ की बात करेंगे तो ये क्या है? प्लैनेटरी बाउंड्री जो है ये फ्रेमवर्क है जो कि डिस्क्राइब करता है लिमिट्स को इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द अर्थ सिस्टम, ठीक है? और उनकी यू कैन सी दैट उनके लिमिट से ऊपर एनवायरमेंटल मे नॉट बी एबल टू सेल्फ रेगुलेट एनीमोर, ठीक है? देयर आर 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज हैं जैसे क्लाइमेट चेंज है, नोवल एंटिटीज है, स्ट्रेटोस्फीयर विद ओजोन डिप्लीशंस है, एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग है, ओशियन एसिडिफिकेशंस है, मॉडिफिकेशन ऑफ द बायोकेमिकल्स फ्लोज है, फ्रेश वाटर चेंज है, लैंड सिस्टम चेंज है, बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, ये सब प्लैनेटरी बाउंड्रीज है। तो एक बार आपको ये देख लेना कि प्लैनेटरी बाउंड्री कौन-कौन सी होती है, कौन-कौन सी नहीं होती है। अगर उसके 9 में से 6 बाउंड्रीज़ की बात करें, तो वो ट्रांसग्रेसेड हैं, जैसे ओशियन एसिडिफिकेशन, स्ट्रेटोस्फेरिक ओज़ोन डिप्लीशन से एटमॉस्फेरिक एरोसल लोडिंग से, राइट? आगे हमारे पास मैं थोड़ा स्पीड दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये है कार्बन कंपनसेशंस डेप्थ। अब देखिए, अब आप कंपनसेशन से ये मतलब निकाल लें होंगे क्या है, क्या नहीं है। सो अभी हुआ क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है? राइट।
अभी हुआ क्या है, रिसर्च ने इंडिकेट करा है कि जो कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ है वो एक्सपेंड हो रहा है इसलिए न्यूज़ में, राइट? सो हम बात करते हैं एक्चुअली में सीसीडी है क्या? यानी कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ है क्या? तो ये डिफाइन करता है वाटर डेप्थ को एट विच जहाँ पे रेट ऑफ सप्लाई ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है रेट ऑफ सप्लाई है उसकी फ्रॉम द सरफेस इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, राइट? अच्छा, ये डीप ओशन की बात करता है जहाँ पे कार्बोनेट पार्टिसिपेट होते हैं बॉटम सेडिमेंट में आर सप्लाई बाय द डाई ऑफ द सरफेस प्लांटन दैट सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट टेस्ट ऑफ द सेल्स, राइट? अच्छा, ये जो सेल्स होते हैं वो फॉल होते हैं बिलो अ सर्टेन वाटर डेप्थ कहाँ तक? लगभग 4000 मीटर तक। दे बिगिन टू डिसॉल्व एज़ ए ओशियन वाटर बिकम अनसैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम कार्बोनेट बिकॉज़ ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कब यू कैन से दैट डिसॉल्व होते हैं तो उसके कारण होते हैं। जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? तो ये कार्बन कंपनसेशन डेप्थ जिसे हम बोलते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, फिर ये डिसॉल्व हो रहा है, रैपिड डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं फिर हाइड्रोजेल की। अब ये क्या है? अभी एक्चुअली में हुआ क्या है कि IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने डिज़ाइन करा है नोवेल हाइड्रोजेल जो कि रिमूव करेगा माइक्रोप्लास्टिक को कहाँ से? वाटर से। अब हाइड्रोजेल मतलब पानी से किसी भी चीज़ को निकालना, ठीक है? हाइड्रोजेल जो है वो यूनिक इंटरविन्ड पॉलीमर नेटवर्क है। ये बाइंड होगा माइक्रोप्लास्टिक को और डिग्रेड करेगा, ये भी हम पढ़ रहे थे ना? यूजिंग द अल्ट्रावायलेट लाइट इरिटेशंस को। इसमें 3 डिफरेंट पॉलीमर लेयर होंगी जिसमें चिटसॉन होगा, पॉलीविनाइल अल्कोहल होगा, पॉलीआइंस होगा। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो ये हाइजीन प्रोडक्ट यानी कि टूथपेस्ट में, मेडिकल एप्लीकेशन, कॉन्टैक्ट लेंस एंड देन ड्यूरिंग डिलीवरी सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स यानी कि एयर कंडीशंस में। क्लियर है? तो कुल मिला के माइक्रोप्लास्टिक को वाटर से रिमूव करने का एक ये तरीका है। बायोप्लास्टिक की बात करेंगे तो सम स्मॉल होल्डर फार्मर जो कि नागालैंड के हैं, वो रिप्लेस कर रहे हैं प्लास्टिक विद ए कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक बैग्स मेड फ्रॉम द कैसावा स्टार्च की तरह। बायोप्लास्टिक की बात करेंगे तो दे आर बायो वेस्ट पॉलीमर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स इंक्लूडिंग जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल्स, ऑयल्स इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको डिग्रेड किया जाएगा माइक्रो वेव्स के द्वारा जिसमें फंगी, बैक्टीरिया एंड यीस्ट होते हैं और ये लीड करेंगे प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड बायोमास के लिए, ठीक है? इसका अल्टरनेटिव जो है प्लास्टिक का विद अ सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी सिंथेटिक प्लास्टिक एंड हैव लो कार्बन फुटप्रिंट। तो जो सिंथेटिक यू कैन से दैट अल्टरनेटिव हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो कार्बन फुटप्रिंट है वो लो होगा। क्लियर है? तो आपको ये समझना है थोड़ा-सा कि बायोप्लास्टिक बायो यू कैन दैट तो ये रिप्लेस कर रही है जो ट्रेडिशनल प्लास्टिक है उसको। क्लियर है? आगे बात है हमारे पास स्टील स्लैग ये क्या है? तो अभी थोड़ा-सा हम देख लेते हैं न्यूज़ में क्या हुआ। तो गाइडलाइन जारी करी गई है फॉर द यूटिलाइजेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द स्टील स्लैग इन अ रोड कंस्ट्रक्शन। किसके द्वारा? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स यानी कि CRRI के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि स्टील स्लैग है क्या? ये सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन अ प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग, राइट? अच्छा, ये कंपोज़्ड होता है ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। कि ये सॉलिड वेस्ट है, ठीक है? तो जनरेट होता है स्टील जब हम यू कैन से जब हम प्रोसेस में या मेकिंग कर रहे होते हैं जब। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन कहाँ हम यूज़ करते हैं जैसे रोड वेस्ट, पोस्ट मटेरियल, स्टील स्लैग, रोड टेक्नोलॉजी में, ब्लेंडिंग मटेरियल फ्रॉम द पोर्टेबल सीमेंट्स में, फर्टिलाइज़ में, सॉइल इंप्रूवमेंट्स में। बेनिफिट्स क्या हैं इसके सारथी के यानी कि स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी के, तो ये इम्प्रूव करता है ड्यूरेबिलिटी जो रोड का मतलब ड्यूरेबिलिटी है वो, इम्प्रूव करता है स्किड रेजिस्टेंस, इकोनॉमिकल देन बिटुमिनस, राइट? एनवायरमेंटल की बात करेंगे तो यूटिलाइजेशन ऑफ 90 मिलियन टन्स ऑफ स्टील स्लैग वेस्ट। मतलब कुल मिला के आप समझ रहे हैं कि कितना स्टील स्लैग वेस्ट को हम यूटिलाइज़ करते हैं, जनरेट यू एनुअली रिडक्शंस ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट इन रोड कंस्ट्रक्शंस, राइट? अच्छा, आगे क्या है हमारे पास? फिर है एरोबायोलॉजी एडवांसमेंट, ये क्या है? ये न्यू टेक्नोलॉजी है जो इनेबल करेगी रियल टाइम बायो एरोसॉल मॉनिटरिंग को। एरोबायोलॉजी की बात करेंगे तो ये यू कंसीडर स्टडी ऑफ मूवमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ एयरबोर्न बायोलॉजिकल पार्टिकल्स। तो आप कह सकते हो कि मूवमेंट और इम्पैक्ट क्या होगा उसकी स्टडी को करना एरोबायोलॉजी में और बायो एरोसॉल ऑन ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट हेल्थ। तो कुल मिला के ह्यूमन, एनिमल और जो पौधे हैं उनकी हेल्थ पे बायो एरोसॉल का या फिर आप कह सकते हो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है, उन सबको स्टडी करने का काम करती है एरोबायोलॉजी। अब सीधी-सी बात है ना ये एयर की बात कर रही है। बायो एरोसॉल की बात करेंगे जिसमें बैक्टीरिया, फंगल स्पोर्स, पॉलीगन ग्रेन्स एंड वायरस इंक्लूड होते हैं। बायो एरोसॉल की बात करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट करता है बायोडायवर्सिटी के चेंज को, प्लांट फ्लावरिंग पैटर्न्स को एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन ऑल सेंसिटिव क्लाइमेट शिफ्ट को। क्या? एरोबायोलॉजी एडवांसमेंट, राइट? अच्छा, उसके बाद है हमारे पास गैस क्लीयरिंग। यहाँ थोड़ी मैं स्पीड दे रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, बस हमें पॉइंट टू पॉइंट समझ के चलना है। अब बात करते हैं हम गैस फ्लेयरिंग की, तो ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट जो है, वो रिलीज़ करी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग की बात करें 2023 में, ये बढ़ी थी 7% से फ्रॉम 2022 लीडिंग टू राइज़ ऑफ 23 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है? गैस फ्लेयरिंग में रशिया, ईरान, इराक, यूएसए, इंडिया नहीं दिख रहा हमें। अब हाउस गैस फ्लेयरिंग की बात करेंगे तो ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एसोसिएटेड विद द ऑयल एक्सट्रैक्शन। तो जब हम ऑयल का एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तब नेचुरल गैस के थ्रू उसको यू कैन से दैट बर्न होके ही निकलती है।
आगे बात करेंगे रीज़न बिहाइंड यूज़ ऑफ गैस फ्लेयरिंग, तो सेफ्टी कंसर्न के रिगार्डिंग, इकोनॉमिकल के रिगार्डिंग, की मेजर इसके लिए यू कैन से दैट टेकन लिए गए हैं गैस फ्लेयरिंग को अवॉइड करने के लिए। तो जैसे जीरो रूटीन फ्लेयरिंग बाय 2030 इनिशिएटिव जो कि वर्ल्ड बैंक की है। क्लियर कट है? तो ये थोड़ा-थोड़ा हमें देख के चलना है यहाँ पे। आगे हमारे पास लाइट पॉल्यूशन, इसकी बात करेंगे तो नाइट टाइम लाइट पॉल्यूशन जो कि लिंक्ड है, ये इंक्रीज़ कर रहा है अल्जाइमर रिस्क को, ठीक है? अच्छा, लाइट पॉल्यूशन की बात करेंगे तो इट इज़ एक्सेसिव और इनएप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ आउटडोर आर्टिफिशियल लाइट। तो कुल मिला के हम जो कहते हैं ना कि जहाँ ज़रूरत भी नहीं है, इनअप्रोप्रिएट मतलब यू कंसीडर दैट अनुचित तरीके से हम लाइट का एक्सेसिव तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ये एडवर्सली इफेक्ट करता है एबिलिटी टू ऑब्जर्व स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पे, ह्यूमन हेल्थ एंड वाइल्ड लाइफ बिहेवियर पे। जैसे आपने देखा होगा कहीं लाइट की ज़रूरत नहीं है, घर के बाहर भी हमने इतनी लाइट लगा रखी है। अब वहाँ से एनिमल गुज़र रहा है तो उसको दिक्कत होती है। एनिमल यू कैन से दैट या कोई जो बर्ड्स है उसको दिक्कत होती है। द स्टडी ने नोट किया है नाइट टाइम लाइट पॉल्यूशंस डिस्टर्ब नेचुरल सर्कैडियन रिदम्स एंड हैम्पर स्लीप्स मेकिंग इंडिविजुअल मोर ससेप्टेबल एंड अल्जाइमर डिजीज़। तो आपने देखा होगा कई बारी आपने क्या कहा कि लाइट जला ली कमरे में और बहुत से लोग होते हैं जो लाइट जला के सोते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनको लाइट नहीं पसंद होती है और आपने लाइट जला लिया कहीं गए आप, तो डेफ़िनेटली है कि आपको नींद नहीं आएगी, आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना? वही लाइट पॉल्यूशन है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बायोडायवर्सिटी पे, तो ये एक्चुअली में अभी वही वाली बात कर रहा था, चेंज इन माइग्रेटरी पैटर्न लीडिंग टू कोलिजन्स। जो माइग्रेटरी यू कैन से जो पक्षी आते हैं, लाइट जल रही है, अचानक कहीं या कहीं और चले जाते हैं, इंक्रीज़ प्रेडेशंस, अट्रैक्ट एंड किल्स इंसेक्ट इम्पैक्टिंग पॉलिनेशन एंड फूड चेन्स। ये थोड़ा-सा हमें देखना था। आगे हमारे पास बायो-बिटुमिनस की बात करेंगे, तो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट नेशनल हाईवे जो कि बायो-बिटुमिनस से बना है, कहाँ पे नागपुर मनसर बाईपास और नेशनल हाईवे 44 राइट। बायो-बिटुमिन है क्या? तो ये पेट्रोलियम फ्री यू कैन से दैट है, जो कि अल्टरनेटिव है बिटुमेन मैन्युफैक्चर का फ्रॉम द ऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे बायोचार, स्टेबल, लेगिन एंड बायो ऑयल का, ठीक है? बिटुमेन की बात करेंगे तो ये विलेक सब्सटेंस है, जो कि ड्राइव होता है डिस्टेंस ऑफ द क्रूड ऑयल से, ठीक है? और यू कैन से दैट ये एडहेसिव प्रॉपर्टी के रूप में जाना जाता है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन द रोड पेविंग एंड वाटर प्रूफिंग एप्लीकेशंस में इसका यूज़ होता है। बेनिफिट क्या है कि देखिए इससे इम्पोर्ट जो है वो रिडक्शंस होगा और ये एड्रेस करेगा स्टेबल बर्निंग को। स्टेबल बर्निंग आपने सुनी होगी, यू कैन से दैट जो हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है एंड बूस्टिंग बायो इकोनॉमी को और अदर सस्टेनेबल मेथड रोड कंस्ट्रक्शन जैसे कॉपर स्लैग, स्टील स्लैग भी पढ़ा था हमने, जियो टेक्सटाइल्स है और उसके बाद है हमारे पास कोल्ड एस्प्लाइट मिक्स है। अच्छा उसके बाद हमारे पास है व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्री, ये क्या है? तो उसके बारे में देख लेते हैं। व्हाइट कैटेगरी सेक्टर की बात करेंगे तो ये एक्चुअली में नाउ नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। तो कुल मिला के ये है कि इसको अभी कोई भी प्रायर परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी, कहाँ से? सीपीसीबी से, सॉरी एसपीसीबी से। किसको? व्हाइट कैटेगरी सेक्टर को, ठीक है? ऑपरेट अंडर द एयर एक्ट 1981 एंड वाटर एक्ट 1974, इसलिए ये न्यूज़ में होगी। तो इन फ्यूचर इसको कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब हम बात करते हैं व्हाइट कैटेगरी है एक्चुअली में है क्या? वो इंडस्ट्री जो पर्टिकुलरली नॉन पॉलिटिक में कैटेगराइज़ है, अंडर द व्हाइट कैटेगरी अंडर किसके? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में, उसे हम व्हाइट कैटेगरी सेक्टर बोलेंगे। जिसमें विंड एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट है, असेंबली ऑफ यू कैन से दैट एयर कूलर है, बाईसाइकिल असेंबली है, ये सब आपके व्हाइट कैटेगरी सेक्टर्स हैं, क्लियर है? तो जैसे विंड एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट है तो उससे तो फ़ायदा ही होता है ना, इससे हमारा नुकसान ही क्या है अभी? ये जो परमिशंस है ऑफिशियली नोन एज़ द कंसेंट टू स्टेबलाइज़ यानी कि सीटीए एंड कंसेंट टू ऑपरेट के नाम से जानी जाएगी। आर ग्रांटेड टू regulated industry that discharge effluents or emit pollutant on the into the environment। वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये एसपीसीबी यानी कि जो हमारा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसमें यू कैन से दैट सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए इन्फॉर्म करना पड़ेगा थोड़ा सा हमें, ठीक है? अब कैटेगरीज़ की बात करेंगे व्हाइट ये अलग-अलग टाइप की होती है व्हाइट कैटेगरीज़, रेड कैटेगरीज़, ऑरेंज कैटेगरीज़, ग्रीन कैटेगरीज़। तो व्हाइट कैटेगरीज़ अभी मैंने बताया था, जो सेक्टर है जहाँ पे यू कैन से दैट मिनिमल और नो पॉल्यूशन इम्पैक्ट, है ना? जैसे विंड एंड सोलर पावर, भई कोई पॉल्यूशन इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा, तो उसे हम व्हाइट कैटेगरी कहेंगे। ग्रीन क्या है? सेक्टर विद लो मॉडरेट पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? जो कि पॉल्यूशन इंडेक्स 21 से 40 के बीच में और व्हाइट में आपका अप टू 20, है ना? राइस एंड फ्लोर मिल्स में। उसके बाद रेड कैटेगरी इंडस्ट्रियल सेक्टर विद हाई पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, तो पॉल्यूशन इंडेक्स 60 और उससे ऊपर है, जैसे माइनिंग में। ऑरेंज अब थोड़ा-थोड़ा आपको याद रखना है कि व्हाइट कैटेगरी किसमें है? सोलर पावर प्लांट ये व्हाइट कैटेगरी है, ठीक है? फ्लोर माइल्स ये आपकी ग्रीन कैटेगरी है। उसके बाद माइनिंग आपकी रेड कैटेगरी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट होती हैं, वो आपकी ऑरेंज कैटेगरी में आती है, ये देखना होता है हमें, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं फिर हम। तो देखिए मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि आप मतलब ये समझ रहे हो कि थोड़ा स्पीड दे रहे हैं सर यहाँ नहीं समझा रहे, जो चीज़ होती है ना वहाँ समझाना पड़ता है। ये आपको एक बारी टैकल कर लेना बस व्हाइट, रेड, ऑरेंज क्या है। आगे हमारे पास इमिशन फ्रॉम द रॉकेट एंड सैटेलाइट लॉन्च। अब ये सारा थोड़ी ना पढ़ने बैठ जाएँगे यार, जो इम्पोर्टेंट होगा वही तो पढ़ेंगे ना हम। आगे फिनिश करते चले जाएँगे हम। सो बात करते हैं हम, अभी हुआ क्या है इन 15 ईयर में रॉकेट लॉन्च एंड द हैज़ नियरली ट्रिपल्स एंड सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द प्लैनेट हैज़ इंक्रीज़्ड 10 टाइम्स। तो कुल मिला के जो सैटेलाइट ऑर्बिटिंग है इन द प्लैनेट में वो इंक्रीज़ हुआ 10 टाइम्स में, ठीक है? सो अब हम एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट जो है रॉकेट लॉन्च करते हैं तो क्या पड़ता है वो हम बात करना चाह रहे हैं। जैसे एल्युमिनिया एल 2O3 एंड ब्लैक कार्बन सूट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स, मेटालिक आस्क, ठीक है? ये सब क्या है ना ये यू कैन से दैट इम्पैक्ट पड़ते हैं जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं इन एटमॉस्फियर। So Al2O3 की बात करेंगे सूट एब्जॉर्ब एंड ट्रैप द लॉन्ग वेव रेडिएशंस फ्रॉम द अर्थ
thus resulting warming and consequent ओजोन डिप्लेशन। अब देख रहे हैं ना, भई कोई चीज़ हो रही है ना, सही हो रही है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं छोड़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ईच रॉकेट लॉन्च प्रोड्यूस सिग्निफिकेंटली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन एयरप्लेन फ्लाइट। तो जो एयरप्लेन उड़ता है यू कैन से दैट उससे ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। मेटालिक आस्क की बात करेंगे तो मे डिस्पर्ट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स अलाउइंग मोर हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन टू रीच द प्लैनेट सरफेस। ठीक है? ये थोड़ा-थोड़ा हमें देखना था। इवन ग्रीन रॉकेट जो है, वो प्रॉपर्ली वही लिक्विड हाइड्रोजन प्रोड्यूस वाटर वेपर व्हिच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस एट ए हाई एल्टीट्यूड्स। तो कोई भी चीज़ हो रही है ना, उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट है ज़रूर। क्या हम इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी मेजरमेंट बना रहे हैं? यस, जैसे हॉरिजॉन्टल लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट है, उसके बाद ट्राजेक्टरी कंट्रोल फॉर री-एंट्री है, अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड डिजाइन एम्पावरमेंट से, राइट? तो ये थोड़ा-सा हमें देखना है। अब बात करते हैं फिर क्या है हमारे पास। देखिए मैं यहाँ थोड़ी स्पीड दे रहा हूँ और ज़्यादा नहीं बचा, अब हमारा ये फिनिश की तरफ हम चल दिए। अब हमारे पास है एनुअली लैंड यूज़ सॉरी एनुअली लैंड यूज़ एंड लैंड कवर्स एटलस ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली अभी हुआ क्या है, एनुअली लैंड यूज़ एंड लैंड कवर्स जो एटलस ऑफ इंडिया, इसको रिलीज़ किया गया है नेशनल रिमोट सेंसिंग के द्वारा, राइट? अच्छा, अब बात करें इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है कि ये सिस्टमैटिकली एग्ज़ामाइन करेगा लैंड यूटिलाइज़ेशन पैटर्न को और ये ऑफ़र करेगा जो भी इनवैल्यूएबल इनसाइग्नेट हैं, जो कि इन्वॉल्व होते हैं डायनामिक तरीके से अपने एनवायरनमेंट में, राइट? अच्छा, क्या-क्या इसमें एटलस में हाइलाइटेड है, जैसे एग्रीकल्चर है, डबल ट्रिपल एनुअल क्रॉपिंग एरिया है, ठीक है? इसके बाद हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, उसके बाद बिल्ट लेवल लैंड्स है। तो ये थोड़ा-थोड़ा आपको देखना है कि भई जो ये ऐसा नहीं है कि जो अब यहाँ सेंस भी लगा रहे हैं हम, लैंड की बात करें तो एग्रीकल्चर तो इन्वॉल्व होगा ना। तो ओवर द 17 ईयर खरीफ एंड रबी क्रॉप लैंड्स हैज़ एक्सपेंडेड एंड फॉलो लैंड्स अ, डिमिनिश्ड। डबल ट्रिपल एनुअल क्रॉपिंग एरिया की बात करेंगे, ये इंक्रीज़ हुआ है 82.22% से, राइट? 2005 की बात करें तो शिपिंग कल्टीवेशन ये इंक्रीज़ हुआ है 2016-17 से, ठीक है? आफ्टर व्हिच इट विटनेस्ड डिक्लाइन्स। बिल्ड अप लैंड शो एन इंक्रीज़ विद ओवरऑल ग्रोथ जो है वो कितनी हुई है 30.77% सिंस 2005 से। अब बिल्ड ऑफ एरिया होता क्या है? ये एरिया होता है जिसमें बिल्डिंग, पेव्ड सरफेस एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल साइट होती हैं, जो कि अर्बन ग्रीन एरिया में, राइट? अच्छा, आगे बात करते हैं, फिर हमारे पास सीपीसीबी ये बॉडी है। तो आराम से अब हम फिनिश करने की तरफ आ गए इसको, तो देखते हैं। अभी सीपीसीबी की बात करेंगे, तो सीपीसीबी रिपोर्ट जो एनजीटी शो द 80% एनवायरमेंटल फंड रिमेन अनयूटिलाइजेशंस। तो अब सीपीसीबी है क्या? सीपीसीबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो फॉर्म हुई है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 के थ्रू और ये इंटरेस्टेड करती है विद द पावर एंड फंक्शन अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981। फंक्शन इसका जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज देख रही है। सीपीसीबी की बात करेंगे तो ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ और ये रिस्पांसिबल है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या लेजिस्लेशन रिलेटेड टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सीपीसीबी की बात करेंगे तो ये प्रमोट करता है क्लीन लाइन्स ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स और उसका मेन एम है कि इंप्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ एयर को इन द कंट्री। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के ये है एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम करता है सीपीसीबी। अब मोर न्यूज़ में क्यों है? सो वो देख लेते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन चार्ज यानी कि ईपीसी, ये डीलर मैन्युफैक्चरिंग जो है रिक्वायर करते हैं पे 1% ईपीसीटी फॉर द ईपीसी फॉर स्पेसिफाइड न्यू डीजल व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन ओनली इन दिल्ली एंड एनसीआर। तो आपको ये समझना है कि एनवायरमेंटेल प्रोटेक्शन चार्ज ये किन पे लग रहा है? जो दिल्ली एनसीआर में है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है कि भैया वो डीजल व्हीकल को सेल कर रहे हैं। तो यू कैन से दैट उनको पे करना है। भई जितना पॉल्यूटेंट हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो भी कंपनसेशन होगा वो उन्हें यू कैन से दैट पे करना है और ये रिसीव होता है एज़ पर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? अच्छा, एनवायरमेंटल कंपनसेशन की बात करेंगे तो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट व्हिच वर्क ऑन द पोल्यूटेंट पे प्रिंसिपल्स, ये रिसीव करता है एज़ पर द ऑर्डर ऑफ द एनजीटी। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। अब हमारे पास ये बॉडी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। तो उस क्वेश्चन को मैं एक बारी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप एक बार देख लेना जाके, पर उससे पहले हम इस बोर्ड को देख लेते हैं। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स की बात करेंगे तो ये स्टार्ट हुआ था गंगा रिवर जब फेसिंग कर रही थी फ्लड पेन इंक्रोचमेंट को तब। प्रिंसिपल प्लेसेस ऑफ सिटिंग एक्चुअली में कहाँ है? दिल्ली में है और 4 अदर हैं इसके भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई में। तो मेन दिल्ली में है। इसकी उत्पत्ति कब हुई? यू कैन से दैट एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कंपोजिशन की बात करेंगे तो चेयरपर्सन इसको हेड कर रहे होते हैं जिसमें जिसमें 10 से 20 जुडिशियल के साथ-साथ एक्सपर्ट मेंबर भी होते हैं। इसको गाइड किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस के द्वारा एंड कैन नॉट बी बाउंड बाय द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 के थ्रू उसको आप बाउंड नहीं कर सकते। पावर क्या मिली हुई है एनजीटी को? पावर ऑफ द सिविल कोड, पावर टू टेक सो मोटो ऑर्गेनाइजेशंस, power to grant refill in the form of compensation damage to affect persons, right? Mandate क्या करता है? तो ए स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी है इक्विप्ड विद द एक्सपर्टीज सोली टू एडजुडिकेट एनवायरमेंटल यू कैन से दैट केस इन द कंट्री। तो कुल मिला के ये प्राइवेट से रिलेटेड है, ये थोड़ा सा हमें देखना है। अब एनजीटी के लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है वो थोड़े से हमें जरूर देखने हैं। जैसे
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट 1981, फोस्टर एंड कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन केसेस 1977, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये मैंने बहुत अच्छी से रीड कराया है और उसके मैंने कई सारे एमसीक्यू टैकल करे हैं। अगर मेरी आप जो मंथली वाली करंट अफेयर वीडियो आती थी उसमें एक बार आप जाके जरूर देखें, आप बहुत खुश होंगे इसे देख के, आई एम श्योर हूँ। ठीक है, उसे ज़रूर देखें। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है और इसमें अरेंज ऑर्डर में क्वेश्चन्स बना था कि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जो एनजीटी के हैं वो कौन-सा किस ईयर में, तो थोड़ा-सा आप ईयर ज़रूर याद रख लेना कि सबसे पहले कौन-सा है, फिर उसके बाद कौन-सा है। तो मैं एक बारी थोड़ा-सा आपको यहाँ पे हिंट दे दे रहा हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे, आपको सबसे पहले मिल जाता है यहाँ पे 1974 का, ठीक है? उसके बाद 77 का, उसके बाद फिर आपको मिल जाता है 80 का, फिर 81 का, फिर 86 का, फिर 91 का और 2002 का। ये अरेंजमेंट ऑर्डर एक बारी आप ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, आगे बात करते हैं फिर हम। अ, ठीक है। डिस्पोज़ल ऑफ द एप्लीकेशन एंड अपील्स विदिन 6 मंथ ऑफ फिलिंग ऑफ द सेम। तो 6 मंथ के अंदर इसको डिस्पोज़ल करना है एंड अपील इट ऑर्डर जो है वो बाइंडिंग है, ये बट फाइनल नहीं है, ठीक है? तो इसको रिव्यू भी किया जा सकता है इन अ जजमेंट के आधार पर और अपील कुड बी मेड इन सुप्रीम कोर्ट विदिन 19 डेज़, ठीक है? उसके बाद हम बेंचेस की बात करेंगे तो एनजीटी हैज़ बीन प्रेजेंस इन 5 ज़ोन्स, जो ये भी हमने पढ़ लिए थे। जो प्रिंसिपल बेंच जो है वो आपकी हेडक्वार्टर दिल्ली में, बाद बाकी सेंट्रल, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट में है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। फिर हमारे पास एक बॉडी और है। अभी हम ये देखिए समाप्ति की ओर चल दिए। यहाँ मैंने थोड़ी स्पीड दी है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बॉडी हमें एक बारी देख के चलनी थी। जो क्वेश्चन बन गया, वहाँ पे हम ज़्यादा बहसबाजी नहीं कर रहे हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये फरीदाबाद, हरियाणा, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड्स इसका मेन एम जो है वो डेवलप एंड डिसेमिनेट करना टेक्नोलॉजी, ठीक है? एंड मॉनिटर करना और इंप्लीमेंट करना नेशनल पॉलिसी जो कि ग्राउंड वाटर रिसोर्स से रिलेटेड है, जो कि भारत में, राइट? इसकी उत्पत्ति 1970 में हुई और इसका रीनेम करा गया एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वेल्स ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये पहले ट्यूब वेल्स के नाम से यू कैन सी दैट जाना जाता था। मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजर्वेशंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देख रही है इसको। फंक्शन क्या है इसके? ग्राउंड वाटर असेसमेंट करना, मॉनिटरिंग करना, रेगुलेशन करना एंड साइंटिफिक स्टडीज, ये सब सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड्स के फंक्शन है। की इनिशिएटिव की बात करेंगे तो जैसे नेशनल एक्वाफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नक्की इसी के थ्रू चला जा रहा है। आर्टिफिशियल रिचार्ज प्रोजेक्ट है, ग्राउंड वाटर रेगुलेशंस है, ठीक है? रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास। सो डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया है, ग्राउंड वाटर ईयर बुक, ये जो फरीदाबाद वाला है उसकी है। एक्विफायर मैपिंग रिपोर्ट्स है, राइट? आगे हमारे पास फिर हम बात करते हैं, एक बॉडी और बची है, कमिटमेंट फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन अ नेशनल कैपिटल रीजन्स एडजॉइनिंग एरिया, ये एक्चुअली में स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टेबलाइज हुई। कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन अ नेशनल कैपिटल रीजन, यू कैन सी दैट एनसीआर में, एडजॉइनिंग एरिया 2000 एक्ट 2021 के द्वारा, सॉरी 2021 के द्वारा। ये रिप्लेस कर रहा है किसको? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को। मैंडेट तो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है जो कि नेशनल कैपिटल रीजन्स एंड एडजॉइनिंग एरिया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान इंक्लूड है। इसका मेन एम होगा कि अचीव करेगा बेटर कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन, रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम सराउंडिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स। की फंक्शन की बात करेंगे तो ये रिलीज करता है स्टैट्यूटरी डायरेक्शंस ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन टू द स्टेट गवर्नमेंट को, और ये इंपोज करता है पेनल्टी नॉन कंप्लायंस, ऑफरिंग पनिशमेंट एंड इम्प्रोचमेंट अप टू 5 ईयर एंड फाइन लगाता है लगभग 1 करोड़ या फिर दोनों एक साथ, राइट? सो ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, मैं बता दूँ आपको। ये हमारा पॉल्यूशन से रिलेवेंट था, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड दी, जहाँ इंपॉर्टेंट था वहाँ हम रुके, नहीं था हम आगे बढ़े, ठीक है? तो आगे फिर हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आप प्लीज़ वीडियो को देखते हैं, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। वरना मैं वीडियो बंद नहीं करूँगा, सब्सक्राइब आए या ना आए, व्यूज़ आए ना आए, डज़न्ट मैटर, ठीक है? ओके, सो थैंक यू।